हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। उस पार्ट के अंदर खत्म हो जाएगा चैप्टर। 1 घंटे के अंदर, अगले 1 घंटे के अंदर आपका जो ये चैप्टर आपके सामने समाप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। एक पार्ट अपन 1 घंटे का ऐसा कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है जी। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सारे बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री टेस्ट नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। मॉक टेस्ट भी फ्री होंगे, तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना। क्या फायदा होगा, कब क्लास होगी कब नहीं होगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती जाएगी। चलो जी शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। एक सेकेंड। सेकंड पार्ट है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड पार्ट है ये। 2 भागों में कर रहे हैं इस चैप्टर को अपन। 1 घंटे का एक भाग हो चुका है, ये दूसरा भाग है। ठीक है, जो इस पर नए हैं इस वीडियो पे, प्लीज वो पहला भाग जरूर से देख लेना। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज बात करेंगे वर्नर का सिद्धांत। ठीक है, वर्नर भाई साहब थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और क्या कहा उन्होंने? प्राथमिक संयोजकता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर को कहेंगे अपन प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता किसको कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पहले लेक्चर के अंदर, पहली पार्ट के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक बात है। उन्होंने ये तीन जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो तीन आपको एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पर इन्होंने, ये उनको फेवरेट थे, इन्होंने काम किया। ठीक, अब यहां पर देखो, जो सीओ है आपका, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है जी? 6 रखना है आपको। ठीक है, ये आपको कह रहा है वर्नर, ये बात कह रहे हैं कि जो आपका सीयू है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना रखना है? 6 ही रखना है। ठीक है, और NH3 जो है इसको बाहर नहीं जाएगा। NH3 जो है ये बाहर नहीं जाएगा। भैया क्या बोल रहे हो आप? अभी बताता हूं। देखो देखो सीधी सी बात, आपको क्या है, आपके सामने ये 3 चीजें आपको दी गई हैं। 3 चीजें आपको दी गई हैं, आपको कह रहा है कि इससे आपको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। जैसे आपको 3 चीजें आपको दे दी जाए और कहे आपको कि भैया इन 3 ही चीजों से आपको सब्जी बनानी है, उसी प्रकार का काम यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आपको 3 चीजें दी गई हैं और कह रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स कैसा बनाना, वो भी कह रहा है कि भाई सीओ जो है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये बोल रहा है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि NH3 जो वो बाहर नहीं जाएगा, जो ब्रैकेट है उससे बाहर NH3 नहीं जाएगा। ठीक बात है, चलो जी आ जाओ, बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मेरे सामने क्या है जी? सीओ। ठीक है, NH3 होल 6 और Cl3 है। अब मैं इसे कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकता हूं? देखो जी आ जाओ, बना लेते हैं। अपन को कोऑर्डिनेशन में कितना रखना है? 6 रखना है। तो मैं सीओ को क्या है, सेंट्रल एटम हो गया ये तो। NH3 ले लिया मैंने 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया सीओ का। बिल्कुल भैया हो गया। NH3 को बाहर भेज नहीं सकते, तो किसको भेजेंगे बाहर? Cl3 को भेजेंगे। मैंने कहा इन चीजों को यूज करके अपन को क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। और कंडीशन अपने सामने पहले रख दी गई थी कि भैया सीओ जो है उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया? सीओ ले लिया ब्रैकेट के अंदर, उसके अलावा हमने NH3 ले लिए, क्योंकि NH3 को बाहर रख नहीं सकते, कहा गया है वर्नर साहब के द्वारा कि भाई NH3 को बाहर नहीं रख सकते। ठीक बात है, तो हमने NH3 को अंदर ले लिया, 6 NH3 लगा दिए, यहाँ पर सीओ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक बात है, बढ़िया राजी। और Cl3 बचे तो उनको मैंने बाहर रख दिया। ठीक, अब जब अपन इसको तोड़ेंगे, ठीक है, ये अपने पास में कॉम्प्लेक्स बना है, और इस कॉम्प्लेक्स को जब हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? क्या ब्रैकेट के अंदर वाला माल मसाला कभी बिखरता है क्या? नहीं बिखरता भैया, नहीं बिखरता। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट के अंदर माल मसाला जितना भी है, ये CO NH3 ये अलग अलग नहीं होते हैं। तो अलग कौन होगा? ये Cl3 ये बाहर है तो ये अलग हो जाएगा और ये पूरा अलग हो जाएगा। देखो ध्यान से, इनको हमने तोड़ा तो 2 भागों में टूट गया। CO NH3 होल 6, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स है ही अपना। ठीक है, 3 प्लस प्लस आपका 3 आपके Cl है, तो 3 Cl नेगेटिव हो गए। अब मुझे बताओ कितने आयन बने हैं? कितने आयन बने हैं? 3 Cl नेगेटिव, अलग अलग Cl है ना, 3 Cl नेगेटिव, 1 Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव, तीसरा Cl नेगेटिव। तो कितने यहाँ पर Cl नेगेटिव है? 3। तो 3 आयन तो ये हो गए, और चौथा आयन ये पूरा। ठीक है, ये पूरा केटाइन और ये 3 एनायन, तो आयन टोटल कितने हो गए? 4 आयन यहाँ पर हैं। इस प्रकार से देख लोगे हमने किया क्या है, हमने हमारे सामने ये अपनी को 3 चीजें दे दी गई और कहा गया कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। हमने कहा बना देंगे। उन्होंने कंडीशन भी रखी कि सीओ जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए। NH3 को आप कॉम्प्लेक्स के बाहर रख नहीं सकते, ब्रैकेट के बाहर नहीं रख सकते। ठीक है, हमने कहा सीओ को हमने अंदर रखा, NH3 पूरे 6 ले लिए हमने। ठीक है, 6 है यहाँ पर NH3, और Cl3 को बाहर रख दिया। फिर हमने जब इसको तोड़ा तो हमें क्या मिला? ये तो पूरा एक आयन हो गया, और ये 3 यहाँ पर 3 आयन ये हो गए, टोटल कितने? 4 आयन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली कंडीशन अपने सामने, सीओ
ठीक है, NH3 5, ठीक है, 5 NH3 इस बार अपने पास में और Cl3 है 3। अपन को कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना लेते हैं जी। CO को तो अंदर रखना ही रखना है क्योंकि सेंट्रल एटम है, ठीक। उसके अलावा CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए भैया? 6 होना चाहिए। 6 तो मेरे पास में इस बार क्या है? NH3 6 है ही नहीं मेरे पास में, तो क्या करूंगा मैं? 5 तो मैंने NH3 रख दिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि NH3 को तो बाहर नहीं रख सकते। और Cl कितने थे? 3 Cl थे ना, तो 3 में से 1 Cl मैंने अंदर रख दिया, तो 5 NH3 1 Cl, टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 Cl जो बच गए उनको मैंने बाहर रख दिया। इसको तोड़ दो, अब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CO NH3 5 Cl, इसमें 2 पॉजिटिव आ जाएगा। पहले क्या था? 3 पॉजिटिव था, इस बार 2 पॉजिटिव, क्योंकि Cl क्या एक नेगेटिव होता है ना, Cl तो नेगेटिव होता है, तो 3 पॉजिटिव में एक Cl डाल दिया, तो एक नेगेटिव, उसमें 2 पॉजिटिव बच गया ना, 3 में एक नेगेटिव डाल दिया तो 2 ही तो बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 Cl2 थे, तो 2 Cl नेगेटिव आ गया। अब बताओ मुझे यहाँ पर आयन कितने हैं भैया? 2 तो आपके Cl नेगेटिव, 2 आयन तो ये हो गए, और एक ये पूरा आयन, तो टोटल आयन कितने हुए? 3 ही आयन हुए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगली कंडीशन आपने को दी है कि CO NH3 4 ही है इस बार और Cl3 है ही, आपने वही कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? आ जाओ जी देखते हैं। CO है अपने पास में, NH3 है, ठीक है, 4 NH3 है, तो अब चाहिए अपन को कितने? 6 कोऑर्डिनेशन करना अपन को, तो इसका नंबर, अरे CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें क्या करना पड़ेगा? 4 तो अपने पास में NH3 है, 2 अपन Cl, इससे 3 Cl है, 2 को अंदर ले लेंगे, एक बाहर रह जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये इस बार प्लस ही रह जाएगा। क्यों प्लस रह जाएगा? पहले 3 प्लस 3 प्लस था, अब 2 यहाँ पर हमने Cl2 डाल दिया, 2 नेगेटिव डाल दिया, तो 3 में से 2 गया, एक ही बचेगा, तो प्लस यहाँ पर, और एक Cl नेगेटिव है यहाँ पे, तो टोटल आयन कितने हुए? एक ये आयन, एक ये आयन, 2 ही आयन हुए, ठीक है। इस प्रकार का काम है। अब एक क्वेश्चन है जी, वांट हाफ फैक्टर, आपको वांट हो फैक्टर का आपको क्रम जो है वो बताना है। देखो ध्यान से, अपने हमारे सामने एक ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्या है ये? कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं। अब ए में वही बात है कि हमें माल मसाला दे दिया और कहा कि सब्जी बनाओ, वही अपने सामने माल मसाला दे दिया है और कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, बना देंगे। आ जाओ जी, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। सीओ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, बना देंगे जी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। सीओ रख दिया हमने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है? NH3 है, ठीक है। NH3 कितने? 6 दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर तो। NH3 बाहर रख नहीं सकते अपन, क्योंकि वहां कहा था ना कि NH3 को बाहर नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? CO का कोऑर्डिनेशन भी 6 हो गया, और उसके अलावा आपका NH3 जो है वो भी बाहर नहीं गया, तो यहां तक तो अपना ठीक है। Cl3 कितने हैं जी? 3। Cl3 को मैं क्या रख दूंगा? बाहर रख दूंगा, ठीक है। तोड़ दो इनको, तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें? CO NH3, ठीक है, 6, यहां आ जाएगा 3 प्लस, और मैं क्या कर दूंगा? प्लस 3 Cl नेगेटिव में बाहर रख दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर आयन कितने हैं? यहां पर जो है आपके आयन कितने हैं? तो आयन कितने हैं यहां पर? 3 आयन ये हैं और 1 आयन ये है, 3 आयन ये वाले और 1 आयन ये वाले, टोटल कितने हो गए भैया? 4 आयन हो गए। तो यहां का लिख दूंगा मैं आयन कितने? 4, ठीक है। अगला देखो, मेरे सामने ये है, वही सेम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आजो बना देंगे कॉम्प्लेक्स। CO, इस बार NH3 5 ही है, तो क्या करेंगे? NH3 5 रख दिए। 6 पर कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना, तो एक Cl को अपन अंदर ले लेंगे, ले लिया जी। अब Cl कितने बच गए? 2 Cl बचे, बाहर रख देंगे। तोड़ेंगे इनको, क्या आएगा? CO NH3 5 Cl, ये तो 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 Cl नेगेटिव, ठीक है। अब अपने पास में कितने आयन है यहाँ पर? आयन देखो, आयन कितने हैं यहाँ पर? 2 आयन ये और 1 आयन ये, 3 आयन बचे हैं, तो 3 आयन यहाँ पर है। चलो C वाला देखते हैं, ठीक है। वही CO 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। NH3 कितने हैं? 4 हैं इस बार अपने पास में, ठीक है। 6 करना अपन को, तो क्या करेंगे? 2 Cl अंदर ले लेंगे, Cl2 अंदर ले लिया हमने, और क्या हुआ? बाहर कितना बच गया? 1 Cl बच गया बाहर, ठीक बात है। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? CO NH3 4 और Cl2 प्लस आ जाएगा, बाहर क्या बचेगा हमारे पास में? सिर्फ 1 Cl नेगेटिव। आयन कितने हैं इस बार? इस बार आयन कितने हैं भैया? आयन सिंपल है जी, एक तो आपका Cl नेगेटिव है और एक आपका ये वाला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला आयन है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? आयन यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 2 आयन, ठीक है। डी वाला देखो भाई, इससे कॉम्प्लेक्स बनाना अपन को, तो CO तो अपन को अंदर लेना ही लेना है। उसके अलावा क्या है? NH3 कितने हैं इस बार? 3 है NH3 कितने हैं?
3 है, अभी तो ये 3 ही हुए, अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाना है, 6 बनाना है। कैसे बनाएंगे जी, 3 अभी अपने पास में क्या है, Cl3 भी है, तो तीनों Cl3 को अंदर ले लेंगे, ये क्या हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और NH3 को बाहर भी नहीं भेजा अपन ने। अब देखो भाई यहां से क्या होगा, तोड़ेंगे इसको तो किसमें टूटेगा ये किसी में नहीं टूटेगा, ये किसी में नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि बाहर तो कुछ है नहीं इस बार, है ना, Cl3 को हमने अंदर ले लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है ना, जो कॉम्प्लेक्स बन गया एक बार, फिर वो टूट नहीं सकता। जो एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया वो टूटता नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस पर चार्ज कितना आएगा, यहां पर इस पर चार्ज आएगा 0। अब आप कहोगे भैया 0 चार्ज क्यों आएगा, इसलिए आएगा, शुरुआत देखो अपन ने कहां करी थी, कहां से करी थी, 3 पॉजिटिव से करी थी। एक Cl अंदर डाला 2 पॉजिटिव हो गया, एक 2 Cl अंदर डाले पॉजिटिव बच गया, उस बार तीनों Cl डाल दिए तो यहां पर क्या है, 0 चार्ज बचा। मतलब इसमें डी वाले में आयन कितने हैं, 0 आयन है जी। कितने आयन है, 0 आयन। डी वाले में आयन कितने हैं, 0। अब यहां पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखना, वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो आयंस पर निर्भर करता है। ठीक है, आयंस की कितनी संख्या है उस पर वांट ऑफ फैक्टर जो है वो निर्भर करता है। ठीक बात है। तो सबसे ज्यादा आयन की संख्या किसमें थी, आपके ए वाले में 4 आयन थे, बी वाले में 3 थे, सी वाले में 2 थे, और डी वाले में 0 थे। और अपन को ये तो पूछा था कि वांट ऑफ फैक्टर का क्रम ज्ञात करो। ठीक है, क्रम ही तो अपन को बताना था। और वांट ऑफ फैक्टर किस पर निर्भर करता है, वांट ऑफ फैक्टर आपका जो है वो आयंस पर निर्भर करता है। सबसे अधिक आयन किसमें, ए वाले में, ठीक है, उसके बाद में सबसे उससे कम बी वाले में, उससे कम सी वाले में, और सबसे कम डी वाले में। ये आपका क्रम आ जाएगा, इस प्रकार से करना होता है। आसान है, वेरी इजी। उसके अलावा एक लाइन और देखो, विद्युत जो चालकता होती है, विद्युत चालकता जो है वो भी आपकी आयंस पर निर्भर करती है। आयंस पर दो चीजें यहां पर मैंने आपको बता दी, क्या क्या निर्भर करता है, एक तो वांट ऑफ फैक्टर जो है उसकी वो आयंस पर निर्भर करता है, जितने ज्यादा आपके आयंस होंगे उतना ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, विद्युत चालकता जो है वो भी आयंस पर निर्भर करती है, वो भी आयंस पर निर्भर करेगी। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने, AgNO3 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और कितने मोल AgCl बनेंगे, अगर हमारे सामने ये चीज है तो। क्या बोल रहा है कि भैया आपको ये माल मसाला दिया गया है, ठीक है, और अब बताओ मुझे कि इससे कितने AgNO3 के मोल रिएक्ट करेंगे और कितने AgCl बनेंगे। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। वापस बोल रहा हूं कि भैया इससे कितने AgNO3 के मोल आपके रिएक्ट करेंगे और कितने उनसे आपके AgCl बनेंगे, वो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे इसका, हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम वही बना लेंगे कॉम्प्लेक्स। अरे बिखरा पड़ा है ना, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, CO को अंदर ले लो, ले लिया भैया। फिर क्या करना अपन को, CO का क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है, 6 रखना है, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 कितने हैं, 5, 5 अंदर ले लिया हमने। ठीक है, कितना होना चाहिए, 6, अभी तो 5 ही हुआ है। 6 करने के लिए Cl3 कितने हैं, 3, एक अपन अंदर ले लिया। ठीक है, ये तो ब्रैकेट हो गया बंद, है ना। CO का अपना क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। कितने Cl बाहर है जी, 2 Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है, तो कितने AgNO3 यहां पर रिएक्ट करेंगे, 2 AgNO3 रिएक्ट करेंगे। भाई AgNO3 जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर वाले माल मसाले से रिएक्ट नहीं करेगा, बाहर क्या है, 2 Cl है, तो 2 AgNO3 चाहिए। ठीक है, और 2 AgNO3 2 Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 ही AgCl बनेंगे। तो यहां पर क्या है, AgNO3 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और कितने मोल AgCl में बनेंगे, यही पूछा गया था। तो जितने यहां पर Cl2 बाहर रहेंगे उतने आपको AgNO3 के मोल चाहिए होंगे। 2 Cl है तो आपको 2 AgNO3 चाहिए और 2 ही आपके AgCl बनेंगे। तो यहां पर लाइन लिखी हुई है, जितने क्लोरीन बाहर होंगे उतने ही AgNO3 लगेंगे और उतने ही AgCl बनेंगे। सिंपल है सिंपल है। तो जितने क्लोरीन बाहर होंगे, यहां पर देखो जितने क्लोरीन बाहर हैं उतने ही आपको AgNO3 की रिक्वायरमेंट होगी, 2 AgNO3 चाहिए और 2 ही आपके AgCl फिर उनसे बनेंगे। ठीक है, चलो अगला जो टॉपिक है वो अपना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में कहेंगे इसको VBT। ठीक, आ जाओ। देखो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये क्या चीज बताती है हमें, क्या चीज बताती है, देखो यहां से। एक तो ये संकरण बताता है हमें, क्या बताता है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन बताती है। आप सुनो मैं क्या कह रहा हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं, VBT इसको शॉर्ट में कहा जाता है। और ये क्या बताती है हमें, सबसे पहले ये हमें बताती है संकरण। ठीक है, संकरण को इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp3 सुना है ना ये। तो VBT हमें संकरण बताती है, और संकरण से हमें क्या पता लगेगा, मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री में पता लग जाएगी। ठीक है, कि कैसा टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर किस प्रकार का है वो हमें पता लग जाएगा। तो संकरण हमें पता चलेगा किससे, VBT से। और संकरण पता लग गया तो हमें उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। ठीक बात है, पहले इसको तो ये फायदा होगा VBT का। भैया और फायदे बताओ,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और हमें क्या पता लग जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, आपके सामने जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, चुंबकीय व्यवहार कैसा, वो भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, जो आपका आपको दिया गया, आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो कंपाउंड है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, किस प्रकार का है, वो हमें किससे पता लगेगा, वीबीटी से पता लग जाता है। उसके अलावा और क्या पता लग सकता है हमें, मैग्नेटिक मोमेंट भी हमें पता लग सकता है। ठीक है, इससे हमें और क्या पता लग सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट, एक मिनट दीजिए, इससे हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी पता लग सकता है। ठीक बात है, चलो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, और उस फॉर्मूला क्या है, ट्रिक बताएंगे, फॉर्मूला देखिए, टेंशन में मत आओ कि भैया ये रूट वूट कहां गया, ट्रिक से करेंगे सारा काम, लेकिन आपको एग्जाम फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि म्यू इज इक्वल्स टू रूट, ठीक है, एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है, बीएम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, बीएम यहां पर यूनिट है। ठीक है, एन क्या है जी, एन आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जिनका जोड़ा नहीं है, अयुग्मित है। ठीक है, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी कितनी संख्या, मान लो 2 है तो यहां पर एन की जगह मैं 2 2 रख दूंगा। ठीक है, अगर 3 है तो यहां मैं 3 3 रख दूंगा, और इस सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। भैया हमें तो रूट वूट तो आता नहीं, ठीक है, बिना रूट भी सिखा देंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ट्रिक से बता देंगे, बस आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। और क्या पता लग सकता है भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, कॉम्प्लेक्स का रंग कैसा होगा वो भी पता लग जाएगा। रंग कैसा इन द सेंस, वो रंगहीन होगा कि कलरफुल होगा, कलर्ड होगा कॉम्प्लेक्स, या फिर वो कलरलेस होगा, ये हमें पता लग सकता है। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें क्या क्या पता लग सकता है, संकरण पता लगेगा तो हम ज्योमेट्री बता देंगे। ठीक बात है, चलो मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग जाएगा हमें। ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है कैसा, मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स का रंग जो है वो हमें पता लग जाएगा। अब बात करते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए हमारे सामने, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या होगा, sp3, ठीक है, या फिर dsp2 हो सकता है। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 4 मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें मिल रहा है, तो अब दो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, अब हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो उसकी हाइब्रिडेशन जो संकरण जो है वो sp3 होगा। ठीक है, या तो वो sp3 होगा या वो dsp2 होगा। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो sp3 या फिर वो dsp2 होगा। ठीक बात है, अगर वो sp3 हुआ तो क्या होगा मामला, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर वो sp3 संकरण आएगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर आएगी। ये भी ध्यान से सुनो, अभी आगे समझा दूंगा सारा, अभी बस सुन लो आप, है ना, एक मिनट वापस सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ, एक भैया 4 हुआ तो होगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो आपका sp3 आ सकता है या फिर dsp2 आ सकता है। कब कैसे आएगा मैं अभी समझा दूंगा। sp3 अगर आया तो वो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 अगर आया तो वो क्या होगा, आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। ऐसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ तो आपकी या तो sp3d2 आएगी हाइब्रिडेशन, अगर sp3d2 आती है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, या फिर वो d2sp3 भी हो सकता है, या तो sp3d2 आ सकता है या फिर d2sp3 भी आ सकता है, d2sp3 आ सकता है या फिर sp3d2 आ सकता है। दोनों ही केस में आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगी। अब कब क्या होता है वो आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। दो प्रकार के लिगेंड होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के लिगेंड होते हैं। लिगेंड क्या होता है जी, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका। ठीक है, जो पहला वाला भाग है उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। लिगेंड दो प्रकार के, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक है आपके वीक फील्ड लिगेंड। देखो ध्यान से, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिनको हिंदी में कहेंगे प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, और दूसरे आपके वीक फील्ड लिगेंड, जिनको हिंदी में कहेंगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब अपन को इंग्लिश में ही बात करेंगे, दोनों नाम मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हिंदी में प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और जो वीक फील्ड लिगेंड उसको कहेंगे अपन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहेंगे एसएफएल। ठीक है, और इसको कहेंगे डब्ल्यूएफएल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है जिनमें डोनर परमाणु कार्बन या नाइट्रोजन हो, ऐसे लिगेंड जिनके अंदर डोनर जो परमाणु होगा ना, या तो कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो, अगर कार्बन या फिर नाइट्रोजन किसी लिगेंड में डोनर एटम है तो क्या कहेंगे अपन, वो जी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सीएन है। ठीक है, सीएन में डोनर कौन है, सी डोनर है, यहाँ पर कार्बन डोनर है, तो कार्बन ये सीएन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो जिनके अंदर जो डोनर एटम है वो कार्बन या फिर नाइट्रोजन दोनों में से कोई हुआ तो अपन क्या कह देंगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब हुआ तो क्या करेगा, वो करेगा क्या, वो जोड़े बनवाएगा,
जोड़े बनवाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो जोड़े बनवा देगा। भैया जोड़े से क्या मतलब आपका? किसी की शादी होती है उसमें बिचौलिए होते हैं, ठीक है, किसी की भी शादी हो तो उसमें बिचौलिए होते हैं, किसी के रिश्तेदार बिचौलिया है कि भाई दो लोगों का रिश्ता करवाने में लगा हुआ है, ठीक है, बिचौलिया हर किसी की भी शादी में बिचौलिया तो होता ही है, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है? बिचौलिया है, जोड़े बनवाएगा जी, ये जोड़े बनवाने का काम करेगा, ठीक है। तो जोड़े बनवाएगा कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। होते कौन से? कार्बन या फिर नाइट्रोजन जिनमें डोनर होगा वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अभी बस समझो, बताऊंगा कि कैसे क्या करता है। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होंगे? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन से होंगे? जिनमें डोनर परमाणु ऑक्सीजन या हैलोजन होगा। कार्बन या नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन या फिर हैलोजन जिनके अंदर डोनर आपका परमाणु होगा वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। और वीक फील्ड जो लिगेंड होंगे वो जोड़े नहीं बनवाएंगे। यहां तक बातें क्लियर होगी? चलो अब काम की बात करते हैं। हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है जी? NiCN4, ठीक है, 2 नेगेटिव, हमें एग्जाम्पल। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल लेंगे? Na का निकाला तो उसको अपन x मान लेंगे। CN4 कितने? 4 हैं, तो 4 हमने ले लिया। एक CN पर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव, तो 4 गुणा हम 1 - 1 कर देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो -2 कर दिया हमने। जब हमने x को कैलकुलेट किया, इस 4 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? +2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई? +2, मतलब Na जो है वो आपका इस पर क्या है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा? वो आपका 4 आएगा, ठीक बात है। चलो वापस सुनो ध्यान से। सबसे पहले अपन को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करनी पहले वाले भाग के अंदर ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। चलो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखो लिगेंड से पहले क्या कंडीशन होगी और लिगेंड के बाद क्या कंडीशन होगी, ध्यान से सुनना और देखोगे तो समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। ये है लिगेंड से पहले की कंडीशन, ठीक है। हमारे पास में क्या है जी? Na+2 है, हमारे पास में क्या है? Na+2 है, ठीक है। अब Na जो है आपका, जो निकल है, इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 10 होता है। एटॉमिक नंबर 10 नहीं 28 होता है इसका, ठीक है, वापिस चाहूंगा, ठीक है। निकल जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है, ठीक बात है। चलो जी 28 से पहले कोई नोबेल गैस आती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, सिंपल बात है, ठीक है। 28 से पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या भैया? आती है ना, आर्गन आती है, ठीक है, आ गई आर्गन, ठीक है। मतलब 18 तो मैंने भर दिए, 18 तो मैंने 28 में से 18 तो मैंने भर दिए, कितने बच गए? 10 और बच गए। तो AR के बाद में क्या भरूंगा मैं? 3D8, ठीक है। 8 मैंने इसमें भर दिए और 4s2, ठीक है, 10 भर दिए, टोटल 28 हो गए। लेकिन ये तो होगी जब मेरे पास में निकल होता, सिर्फ Na होता। लेकिन यहां पर क्या है? Na+2 है, मतलब +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे हैं, ठीक है। +2 तभी तो आता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुके हैं, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने बचे अपने? 3D8, मतलब टोटल 28 थे, अब 26 ही बचे इसके पास में, तो यहां पर क्या आ गया? 0। क्या इतना समझ में आ गया? चलो अब ये 3D, ठीक है, डी के अंदर कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं? 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी के अंदर कितने हैं जी? 8 इलेक्ट्रॉन, भर दो जी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ये कब की कंडीशन है? ये लिगेंड से पहले की कंडीशन है, ठीक है। अभी लिगेंड आया नहीं है, सिर्फ Na+2 था, तब तो अपन को कुछ ऐसा सा मामला दिख रहा था, ठीक बात है क्या? ठीक है। अब लिगेंड के बाद की कंडीशन, अब लिगेंड आ चुका है, लिगेंड अब आ चुका है, अब क्या बदलाव होगा वो देखो ध्यान से। वही अपने पास में Na+2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी? 3D8 4s0 4p0, ये तो आ गया अपने पास में 3D8। 3D8 को कैसे लिखेंगे अब 3D8 को कैसे लिखेंगे? 3D8 को ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भर दिए। फर्क क्या आया है वो देखो ध्यान से, फर्क क्या आया है वो देखो, क्या फर्क आया देखो ध्यान से। इन दोनों के अंदर मुझे फर्क देख के बताओ, अंतर ढूंढो, अंतर ढूंढो इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर अंतर ढूंढो। ढूंढ रहे हो क्या? नोटिस करो, यहां पर ये दोनों क्या थे? सिंगल थे। यहां पर ये दोनों क्या थे? सिंगल थे। और यहां देखो दोनों, देखो ये वाला उठ के और यहां आ गया, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये उठकर यहां आ गया, इन दोनों में क्या हो गया? जोड़ा बन गया। अरे बन गया या नहीं बन गया? ठीक है। ये कब कंडीशन कब की है? ये लिगेंड के बाद की कंडीशन है। लिगेंड आया उसके बाद की कंडीशन है, लिगेंड के बाद की कंडीशन है, ठीक है। वापस सुनो ध्यान से, यहां पर लिगेंड क्या था? CN था, और कार्बन या फिर नाइट्रोजन दोनों में से कोई डोनर एटम हुआ
लिगेंड के अंदर कार्बन या फिर नाइट्रोजन में से दोनों में से कोई सा डोनर एटम हुआ तो यहाँ पर कौन है, कार्बन डोनर एटम है। तो कार्बन यहाँ पर डोनर एटम मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जोड़े बनवा देते हैं जी। क्या बनवाते हैं, वो जोड़े बनवा देते हैं। ये दोनों सिंगल थे, क्या करवा दिया, दोनों का जोड़ा बनवा दिया। अरे समझ में आई क्या ये बात, आ गई आ गई आ गई, यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। अब आपको एक चीज बोल लूं मैं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अब आप कहोगे भैया कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत कहां पड़ी, अभी बताता हूं आप। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला 4 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहां से पड़ती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना उतनी ही ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। तो मैं यहां एक लाइन लिखूंगा, एक लाइन में लिख देता हूं कि जितना जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जितना आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही आपकी ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, खाली ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताओ यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया, 4 है। तो 4 आपको खाली ऑर्बिटल चाहिए, आ जाओ जी। ये भरी हुई है, ये भरी हुई है, ये भरी हुई है, ये भरी हुई है, ठीक है। अब अपन को 4 खाली चाहिए, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली। कितनी खाली है जी, एक डी वाली खाली है, एक एस वाली खाली है और 2 आपकी पी की खाली है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं ये कह सकता हूं कि एक डी की खाली है, एक एस की खाली है और 2 पी की खाली है। अरे यही तो था, एक डी, एक एस और 2 पी। तो क्या आ जाएगी अपने पास में हाइब्रिडेशन, DsP2। आई या नहीं आई, अरे आई या नहीं आई, DsP2 आ गई, ठीक है। और जब DsP2 हाइब्रिडेशन आती है तो ज्योमेट्री कैसी आती है, बताया था मन जी, बताया था आपको, देखो 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 यहाँ बताया था मैंने आपको। जब आपकी DsP2 हाइब्रिडेशन आती है तो आपकी ज्योमेट्री आती है स्क्वायर प्लेनर। कैसे आएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडेशन है तो क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर ज्योमेट्री आ चुकी है, यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। जो मैंने आपको बताया बस स्टेप वाइज में चल रहा हूं, सारी बातें मैं बता रहा हूं। जोड़े कैसे बने वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में DsP2 कैसे आया, एक डी था खाली, एक एस था, 4 कमरे चाहिए थे, एक डी का मिला, में एक एस का मिल गया और 2 पी के मिल गए। हमने सीधे सीधे यहाँ बात लिखी कि एक डी का मिला, एक एस का मिला, 2 पी के मिले, बस इसी से हमें क्या मिल गई, ज्योमेट्री मिल गई इसकी, ठीक है। अगली बात हमें क्या मिलनी चाहिए, अगली बात हमें मिलनी चाहिए उसका चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पता लगना चाहिए कि भैया ये कैसा बिहेव करता है मैग्नेटिक, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर कि यहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, इसमें मुझे देख के बताओ, लिगेंड के आने के बाद में आपको कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या, अरे सारे के जोड़े बन गए या नहीं बन गए, कोई सिंगल दिख रहा है क्या आपको, भाई लिगेंड के आने से पहले तो 2 सिंगल थे, ठीक है, लेकिन लिगेंड के आने के बाद में सारे के सारे क्या बन गए, कपल बन गए, कोई सिंगल नहीं बचा, सारे जोड़े बन गए। अब कोई सिंगल नहीं है और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना तो क्या है, मैग्नेटिक आपका बिहेवियर, चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है, तब आपका चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा, सॉरी मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आता है, प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक आता है। ध्यान से सुन लो, वापस एक बार रिपीट करूंगा, वापस फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब क्या होता है, तब आपके मैग्नेटिक बिहेवियर आपके पास प्रतिचुंबकीय आता है, डायामैग्नेटिक आता है, ठीक बात। फिर बात करिए मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको बताया था म्यू एन रूट के नीचे n+2, ठीक है। अभी उसको कर लेते हैं जी। एन क्या बताया था मैंने आपको, यहां पर एन क्या होता है, एक मिनट आपको दिखाता हूं। एन क्या होता है, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। लेकिन यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या अपने पास में, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या अपने पास में, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं, सिंगल कोई है ही नहीं, सबको हमने कपल बना दिया। किसने बनाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने बनाया था। सबके जोड़े किसने बनाए थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या था, बिचौलिया था, उसका काम ही यही है जी, हम तो शादी करवा देंगे, सबकी कपल बनवा देंगे सब, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह हम क्या कर देंगे, 0 0 करेंगे, यहाँ पर n 0 कर देंगे, यहाँ पर 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा मामला। तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू यहाँ पर आएगा 0, म्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। और आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ,
ठीक है। जब डायामैग्नेटिक आता है, जब प्रतिचुंबकीय आपका व्यवहार कैसा आता है, चुंबकीय व्यवहार आपका प्रतिचुंबकीय या फिर डायामैग्नेटिक होगा, तब वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। ठीक है। जितनी वीबीटी बात बताती है, आपको संक्रमण पता लग गया। ठीक है। हाइब्रिडेशन पता लग गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पता लग गई, आपका मैग्नेटिक जो बिहेवियर है, चुंबकीय व्यवहार वो पता लग गया आपको। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता लग गया, उसके अलावा आपको कलर पता लग गया। बताओ और क्या चाहिए। पीबीटी का काम कर दिया। अब और एग्जांपल कर लेते हैं जो, तो ये लाइन मैंने आपको लिखवा दी। वैसे जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ही आपके ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, मैंने आपको बता दिया। अगला एग्जांपल देखो भाई, NiCl4 2 नेगेटिव है जी। पहला NiCl4 2 नेगेटिव अपने पास में। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी C2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर Ni कौन से स्टेट में है, +2 स्टेट के अंदर है। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +2। 2 नेगेटिव है तो ये +2 का होगा। ठीक बात है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, Cl4 है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास अपने 4 आ गया, दोनों चीजें हमने निकाल ली। लिगेंड से पहले ही कंडीशन देखते हैं, जो लिगेंड से पहले ही कंडीशन देखते हैं। Ni+2 निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपने थोड़ी देर पहले बताया था 28 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या +2 है, +2 होने का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुके हैं। कितने बच गए जी, 26 बच गए। 28 में से कितने बच गए, 26। 26 से पहले कोई आपकी नोबल के साथ क्या आती है ना भैया, आर्गन आते 18 पे, 18 तो हमने AR में भर दिए। ठीक है। अगले जो आपके बच गए 8। ठीक है। 26 में से 18 निकाल दिए, 8 बचेंगे, तो 8 कहां पर जाएंगे, 3D8 के अंदर। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार की हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 फिर 6 और 7 फिर 8। ठीक है। कोई सिंगल आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर, अरे कोई सिंगल है क्या भैया, दिख तो रहा है, 2 सिंगल पड़े हैं, 2 सिंगल लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक बात है। तो हमने कहा कि भैया ये 2 सिंगल हैं, जरा लिगेंड चेक करो। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि आपका वीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, या फिर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। चलो देखते हैं। यहाँ पर लिगेंड कौन है जी, Cl है। यहाँ पर लिगेंड कौन है, Cl। और Cl तो हेलोजन होता है। Cl क्या होता है, हेलोजन होता है। मैंने क्या कहा था आपको कि ऑक्सीजन या फिर हेलोजन, ये अगर डोनर एटम है तो वो कैसा होता है लिगेंड, वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। जिनमें डोनर परमाणु ऑक्सीजन या हेलोजन हो तो वो कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। बताया था ना ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, Cl है जी, Cl है। यहाँ पर क्या लिगेंड कौन है, Cl है। Cl लिगेंड है तो ये कैसा है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या है, जोड़े वोड़े नहीं बनवाते, उनको शादी वादी से कोई मतलब नहीं, कपल नहीं बनवाते वो। ठीक है। वो कपल नहीं बनाते। ठीक है। वो थोड़ा अलग हिसाब के हैं। ठीक है। चलो जी। तो यहाँ पर अपन को ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। लिगेंड के बाद में क्या कंडीशन होगी, देखो लिगेंड से पहले अपन को ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, लिगेंड के बाद में क्या होगा, वही अपने पास में Ni+2 है। ठीक है। 3D8। ठीक है। भर देंगे जी, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है। 8 भर दी हमने। लिगेंड कैसा है अपने पास में इस बार, वीक फील्ड लिगेंड है जी। ये बोल रहे हैं जी हम सिंगल हैं जी, ये बोल रहे हैं हम सिंगल हैं, हम क्या करें, वीक फील्ड लिगेंड है आपके पास में, और वो कोई कपल वपल नहीं बनने देता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 अपने पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अपन को क्या चाहिए जी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी, 4 है अपने पास में। और मैंने आपको क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही आपको ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इतना यहाँ पर कितना है, 4, तो 4 आपको ऑर्बिटल चाहिए होंगे। एक ऑर्बिटल खाली मेरे पास में ये पड़ा है S वाला। ठीक है। और 2 मेरे पास में P वाले ले लूंगा मैं, तो 3 मैं P वाले ले लूंगा। ठीक है। सुनो ध्यान से, इसको हम लिख देता हूं कि ये 4s है, ये 4s है और ये 4p है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब क्या है कि मेरे को 4 क्या है ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होगी। एक ऑर्बिटल ये वाला हो जाएगा, एक ऑर्बिटल ये वाला, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। 4 ऑर्बिटल हो गए। कौन कौन से चूज किए जी हमने, भैया एक S का चूज किया है, हमें 4 कमरे की जरूरत थी, एक हमने S का मिल गया हमें। ठीक है। और 3 हमें P के मिल गए, क्या कह देंगे, sp3 कह देंगे। क्या कह देंगे, sp3 कह देंगे। कह दिया जी हमने sp3। ये देखो sp3 आ गए हमारे पास में, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन क्या आ गई हमारे पास में, sp3 आ गई। और जब sp3 आती है ना तो क्या करते हैं अपन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताओ मुझे। ऐसे इलेक्ट्रॉन देखने आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ है, सिंगल है जी। ठीक है। जोड़ा इनका बना हुआ है, इनका जोड़ा बना हुआ है, इनका जोड़ा बना हुआ है, और इन दोनों का जोड़ा नहीं बना हुआ। तो 2 क्या है यहाँ पर आपके सिंगल है जी, 2 क्या है आपके सिंगल है, 2 आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से,
अब बात करेंगे अपन चुंबकीय व्यवहार की। जब आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो चुंबकीय व्यवहार कैसा आता है भैया, डायामैग्नेटिक आता है, उत्तेजित चुंबकीय आता है। मैंने आपका कहा कि इस बार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिंगल वाले लोग मौजूद होते हैं तब आपका मैग्नेटिक बिहेवियर जो आपका है, चुंबकीय व्यवहार, वो कैसा आता है, अनुचुंबकीय आता है, जिसको इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये दिमाग में मैंने बैठा लो ये चीज कि जब आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तो आपका अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा, और जब आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब आपके पास में प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दिमाग में, हाँ चलो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जी, अब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भैया, मैथ्स तो नहीं आती हमें जी, बताएंगे भैया, देख लो बस देख लो। एन का एन होता है यहाँ पर, है ना, एन एन प्लस 2। ठीक है, तो एन कितना है यहाँ पर जी, अपने पास में है 2 है। एन का मतलब 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 2। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है अपने पास, 2 2 भर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट के नीचे 8। ठीक है, चलो ये हमारे पास में आ गया। बस अभी इतना ध्यान, बस इतना ही ध्यान में रखूं, अभी मैं आपको इसको ट्रिक से बताऊंगा ना, ट्रिक से बताऊंगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये कंपाउंड कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, जब आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब आपके पास में कलर्ड कंपाउंड बनता है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो रंगहीन बनता है, कलरलेस बनता है। वो मैं आपको पहले दोनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, कलर्ड का भी बता दिया और रंगहीन का भी मैंने आपको बता दिया। अब ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक क्या है, म्यू निकालने की ट्रिक क्या है जी, फॉर्मूला तो भैया हमें नहीं पता। ठीक है, चलो गणित नहीं सिखाएंगे आपको, ट्रिक से बताएंगे। चलो, मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, म्यू आपको अगर निकालना है तो क्या करना है जी, एन से लगभग 0.75 अधिक होगा। म्यू की जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू से 0.75 अधिक होगी। मतलब मान लो एन की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.75 हो जाएगी। अगर मान लो कि म्यू एन की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू 3.75 हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, एन की वैल्यू जितनी भी है म्यू की वैल्यू उससे 0.75 अधिक हो जाएगी। ठीक बात, एन क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर बात करी, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2। ठीक है, 2 अयुग्मित, वो एन की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2.75। ठीक है, क्या जाएगी 2.75, अभी मैं आपको बता दूंगा, देखो ध्यान से। एन की वैल्यू अगर 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1.75 आएगी। और आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल भी आएगी। एन की वैल्यू अगर 2 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 2.75 के आसपास आ जाएगी ना, लगभग आपको आइडिया लग जाएगा, टिक मारने लायक आप हो जाओगे। ठीक है, आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो, वरना तो म्यू म्यू में खेलते रहोगे एंड रूट आपको फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 3 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.75 आ जाएगी। ठीक है, म्यू की एन की वैल्यू अगर 4 है तो म्यू की वैल्यू 4.75 आएगी। एन की वैल्यू अगर 5 है तो म्यू की वैल्यू 5.75 आ जाएगी। ठीक, अब देखो ध्यान से, म्यू की वैल्यू 1.75 कब आएगी। ठीक है, देखो यहां पर देखो 2.75 मतलब क्या है, 3 से तो कम है। 2.75 कितना है, 3 से तो कम होता है। 3 का मुझे बताओ, 3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है 9 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। यहां पर वैल्यू कितनी है अपने पास में, 3 थोड़ी ना है, 3 से थोड़ी कम है, 2.75 है, मतलब क्या है 9 से थोड़ा कम आएगा, मतलब √8 अपना सही है। ठीक है जी, √8 अपना सही है। तो यहां पर अपने पास में जब 2 अपने पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अपने पास में √8 ही आया था ना, और आया था ना, √8 ही तो आया था। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे बता दी आपको कि भाई अपने पास में म्यू की वैल्यू 2.75 है। 3 का आपका कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 थोड़ी ना है, 3 से थोड़ा कम है, तो 9 से थोड़ा कम आएगा, तो √8 आ गया। ठीक बात है। ऐसे अपन बात करें इसकी 3.75 की बात करें, ठीक है, 4 का कितना होता है, 16। ठीक है, तो अपने पास में 4 थोड़ी ना है, 4 से थोड़ा कम है, तो 16 से थोड़ा कम आ जाएगा, √15 √14 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4.75 की बात करें, 4.75 की बात करें तो 5 का कितना होता है, 25। ठीक है, तो 25, 5 थोड़ी ना अपने पास, 5 से थोड़ा कम है, 25 से थोड़ा कम कर लो, और √24 √23 के आसपास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस ये इजी, इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो अगला एग्जांपल देखो भाई, अपने पास में CONS3 ठीक है, 3+ है। ठीक है, 3+ दे रखा है, मतलब सीधी सी बात है, CO यहाँ पर कौन सी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 है यहाँ पर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, बस देखते हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NH3 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है कि वीक फील्ड लिगेंड, मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपके पास में नाइट्रोजन या फिर कार्बन डोनर एटम होते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा, SFL बनेगा। क्या बनेगा, SFL बनेगा। ठीक है,
लिगेंड से पहले ही कंडीशन दिखाता हूं आपको, लिगेंड से पहले कंडीशन दिखाता हूं। CO+3 में है, कौन से स्टेट के अंदर है? +3 के अंदर, ठीक है। तो इसकी अपन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। AR लिख दिया अपन ने, सबसे पहले 18 तो भर दिया अपन ने, फिर 3d6 आ जाएगा। AR फिर 3d6, ठीक है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मतलब डी वाले में कितने आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, भर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये एक 6 भर दिया अपन ने, भर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिंगल कितने हैं? भैया कपल तो सिर्फ ये एक ही है, जोड़ा तो सिर्फ ये एक ही है, बाकी ये एक सिंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4 यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये कब की कंडीशन है? लिगेंड के आने से पहले की कंडीशन है। लिगेंड भाई साहब पधारे हैं, लिगेंड के आने के बाद की कंडीशन दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो CO+3 है, वही अपने पास में AR 3d6 है, ठीक है। मतलब डी के अंदर 6 भरने अपन को, कैसे भरेंगे जी? 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, पहले सारे क्या है, एक कपल था, बाकी सारे सिंगल थे। अब क्या सारे कपल बन गए? भैया ऐसा क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना, इस बार लिगेंड कैसा है जी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, वो क्या कर देता है? सबको कपल बना देता है, जोड़े बना देगा, सबके जोड़े बनवा देता है, ठीक है। जब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मौजूद है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये क्या करेगा? सबके क्या करा देगा? जोड़े बनवा देगा। बनवा दिए भैया जोड़े सबके, ठीक बात है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, CN की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6 आया था। तो जितने आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने अपन को ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 6 ऑर्बिटल की अपन को आवश्यकता होगी। 6 कौन कौन सी मिलेंगी अपन को? ये देख लो, 2 तो अपने को डी की मिल गई, अरे 2 कमरे अपन को डी के मिले हैं, एक अपन को एस का मिला है, तो 3 तो हो गए, और 3 अपन को पी के मिलेंगे, ठीक है। 2 अपन को डी के, एक अपन को एस का, और 3 अपन को पी के, तो क्या जाएगा? D2, 2 डी के, 2 D2, एक एस का, D2S, और पी के 3 तो P3, D2sp3 यहाँ पर हाइब्रिडेशन आ जाएगी। देखो D2sp3 हाइब्रिडेशन आ गई, और D2sp3 का क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। आप यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या? नहीं जी, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते तो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा? भैया डायमैग्नेटिक होगा, सीधी सी बात है, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय होगा। 0 यहाँ पर आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, तो म्यू कितना आएगा जी? आपका म्यू कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है बात है। और जब डायमैग्नेटिक होता है तो कलरलेस होता, कंपाउंड कैसा होता है? कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता, रंगहीन होता है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है अभी बताते हैं, अभी सुन लो। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो देखो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपके सामने, कोऑर्डिनेशन किसी कॉम्प्लेक्स का आपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ चुका है, तो करना क्या है आपको? sp3d2 हुआ तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 आया तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते हैं, पहले लिगेंड के आने से पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, और उसके बाद में उसका नंबर घट गया, मान लो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 थे, फिर घट गए, वो 2 रह गए, ठीक है, तो उसको कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब सुनो ध्यान से, आपके सामने ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड के आने से पहले उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, और लिगेंड के आने के बाद में वो आपके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो घट गए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पर कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, यदि अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन आपके मतलब लिगेंड के आने से पहले भी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 थे, और उसके बाद में भी 3 है, सेम ही है, तो वो क्या है? आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहेंगे। अपना इसको क्या कहा अपन ने? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों कहा? तो ये लिगेंड के आने से पहले इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, और लिगेंड के आने के बाद में क्या है? 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? घट गए, और जब घट जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं तो क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक बात है, समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो देख लो भाई। क्या है? Cn बराबर अगर 4 है, ठीक है, Cn बराबर 4 के साथ में Pt और Pd हमेशा लिगेंड की परवाह किए बिना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिखाएंगी। आप सुनो ध्यान से, Pt और Pd है, प्लेटिनम और पैलेडियम है, जिसका Cn नंबर अगर 4 आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है और उस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम और पैलेडियम है, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम है, और उनका Cn नंबर अगर 4 आ रहा है ना, तो फिर आपको सोचना ही नहीं है, चाहे वो कैसा भी उसकी आपका हाइब्रिडेशन आए, उसका हमेशा वो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर ही होगा, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेटिनम है या फिर पैलेडियम है, तो आपको करना क्या है? आपको चेक करना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर वो 4 आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ जाता है, तो आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आपको स्क्वायर प्लेनर ही देखना है, ठीक है। तो Cn अगर 4 आता है तो Pt और Pd हमेशा लिगेंड की परवाह किए बिना हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है PtCl4, यहाँ पर Cl4 मतलब क्या है? 4 कॉम्प्लेक्स, जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, Cn कितना है? 4, तो स्क्वायर प्लेनर आएगा।
ठीक है, अपन को सोचना ही नहीं है कि कौन सा वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, अपन को सोचना ही नहीं है, ठीक है। पीडी में 4 है जी, ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर प्लेनर आएगा, ठीक है। ऐसे ऑक्सीलेट आयन C2O4 CO+3 के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। चलो अब बात करेंगे मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना क्या बात है। मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग, मेटल और कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग होगी। कार्बोनिल पहले समझ लो क्या है, ये CO को कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। CO क्या कहते हैं, ये दिख रहा है क्या आपको, जो कार्बोनिल कहते हैं। एक बात थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, एक मिनट, थोड़ा फिट बैठ जाए पूरे बोर्ड, ठीक है। CO क्या है यहाँ पर, ये क्या है जी, कार्बोनिल है, ठीक है। और मेटल, ये M से मैंने मेटल को M से मैंने लिखा है। अब क्या करें कि मेटल और कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो ध्यान से। यहां पर ये जो CO है ना, ये क्या है, लिगेंड है, ठीक है। CO क्या है यहाँ पर, लिगेंड है, ठीक बात है भैया, CO लिगेंड है। और मेटल यहाँ पर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। और आप सबको पता है कि लिगेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं, सेंट्रल एटम को दे देते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ये M जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम है, CO यहाँ पर लिगेंड है, तो लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस मेटल को दे देगा। अरे सही बात है या नहीं है, सही बात है भैया, लिगेंड का काम यही होता है। लिगेंड क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर देता है, सेंट्रल एटम को डोनेट कर देता है। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, M है, ठीक है, तो इसको डोनेट कर देगा। जब कोई भी लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान से सुनो सारी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैंने दो चीजें ली हैं, एक मैंने सेंट्रल एटम लिया जिसको मैंने एक मेटल, ये मेटल है एक, ठीक है, और मैंने एक लिगेंड लिया है, कौन सा, कार्बोनिल लिगेंड लिया है, CO लिया है। और जब भी लिगेंड जो है वो क्या करता है, हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। यहां पर इस CO ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम होगा जी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। मुझे एक बात बताओ, ये जो मेटल है ये ऐसा तो है नहीं कि भूखा नंगा बैठा था, ठीक है, इसके पास में भी तो इलेक्ट्रॉन थे ही, ठीक है, इसके पास में भी तो इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल थे। ये क्या बना रखे मैंने, इस पे जो पंख बना रखे हैं ये क्या है जी, ये इस मेटल के ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल है जो भरे हुए हैं, ठीक है। ये इस M के ऊपर मैंने पंख, जो पंख बना रखे हैं ना, ये पंख नहीं है, ये ऑर्बिटल है, किसके, मेटल के। ये वो ऑर्बिटल है जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन से लबालब भरे हुए हैं, ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल है ये, क्या है, फील्ड ऑर्बिटल। और इधर CO के ऊपर भी मैंने पंख बना रखे हैं, और ये पंख देखो खाली पंख बना रखे हैं मैंने। इसका मतलब क्या है कि ये CO इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पास में कुछ खाली है ही नहीं, पूरा सब कुछ भर गया उसके बाद भी जरा नहीं, इसके पास में अभी भी क्या है, खाली ऑर्बिटल बची हुई है, ठीक है। CO के पास में खाली ऑर्बिटल बची हुई है, और CO के पास में जो खाली ऑर्बिटल बची हुई होती है उसका नाम क्या है, पाई स्टार, क्या बोलते हैं उनको, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब सुनो ध्यान से नाम, CO के पास में जो खाली ऑर्बिटल है उनका नाम क्या होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है इनका नाम, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कहूंगा कि जब CO जो है ये लिगेंड है, लिगेंड का काम सिंपल होता है, अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर देता है, इसने डोनेट किया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक बात है। जब CO ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए तो मेटल क्या कहता है कि तूने मुझे दिया है तो मैं भी तुझे दूंगा, ठीक है, तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बदले में मैं भी तुझे दूंगा, ठीक है। जैसे वही बात है कि लड़का जो है, ठीक है, वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देता है, ठीक है, तो लड़की कहती है कि तूने मुझे दिया है गिफ्ट तो मैं भी तुझे गिफ्ट दूंगी, ठीक है, वही गेम यहाँ पे चल रहा है। CO क्या है यहाँ पर, इसने गिफ्ट दिया जी इसको, ठीक है, तो M कहती है कि मैं भी तुझे गिफ्ट दूंगी। कैसे देती है, देखो ध्यान से। जो M है इसके पास में ये जी ऑर्बिटल है, भरा हुआ है जी, इलेक्ट्रॉन से लबालब भरा हुआ है, तो क्या करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से निकालकर इसके खाली इलेक्ट्रॉन, इसके खाली जो ऑर्बिटल है उनमें भेज देगा। खाली ऑर्बिटल कौन सा है आपके, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल है वो खाली हैं CO के अंदर, ये इसके भरे हुए हैं, यहां पर ये इसको बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो CO यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और फिर M जो अपने इन ऑर्बिटल से निकालकर अपने इलेक्ट्रॉन वो इस CO को दे रहा है खाली ऑर्बिटल के अंदर। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं इसको। इस बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग इसको कहा जाता है। समझ में आई बात, सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मेटल और कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, एक मेटल है अपने पास में, कार्बोनिल है, ठीक है।
कार्बोनिल क्या है यहाँ पर लिगेंड है, तो लिगेंड का काम यही होता है कि वो मेटल को क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। तो CO यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। फिर जो है मेटल जो उसने कहा कि मैं भी तुझे दूंगा, तो दिए क्या है इसने, अपने फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकाले और किसको दे दिए, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो CO की खाली पड़ी थी उनमें इसने इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो क्या है, ये पाई बॉन्ड बनाता है और इसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखो ध्यान से, मेटल के खाली ऑर्बिटल में कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल के जो खाली ऑर्बिटल हैं उनके अंदर कार्बोनिल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक बात है। कार्बोनिल मेटल के खाली ऑर्बिटल में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा क्या करेगा कि मेटल जो है वो वापस क्या करेगा, कार्बोनिल की खाली ऑर्बिटल में जो किसका नाम है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। अब पहले CO ने डाले, फिर मेटल जो है वो अपनी फील्ड ऑर्बिटल में से खाली ऑर्बिटल CO की पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाता है। समझ में आई बात यहाँ पे, ठीक। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं वो देखो ध्यान से। सिनर्जिक बॉन्डिंग के क्या क्या प्रभाव हैं उनके बारे में बात करते हैं। 1 मिनट दीजिए बस, मैं चार्ज लगा दूं, हमारे लैपी को चार्ज लगा देते हैं। 1 मिनट दीजिए बस। सिनर्जिक बॉन्डिंग के हम क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। लग गया क्या, देख, सिनर्जिक बॉन्डिंग के प्रभाव देखते हैं। तो पहला क्या, किसके बीच में देखेंगे, मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा वो देखते हैं। सिनर्जिक जो बॉन्डिंग होगी तो मेटल और कार्बन के बीच में क्या फर्क आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, सबसे पहले तो क्या होगा, बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो बढ़ेगा। देखो पहले जो कार्बोनिल जो था उसने क्या है, मेटल को बॉन्ड दिया, इलेक्ट्रॉन दिए, तो कितना बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड बना जी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कम है। जैसे ही वापस यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है जी। सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है। और जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, BO बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड की लेंथ जो है वो कम हो जाती है। और सुनो ध्यान से, मेटल और कार्बन, देखो हम बात करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग जो हुई है, ये इसको क्या कहा अपन ने, सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस मेटल और इस कार्बन के बीच में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बन ही गया था इनके बीच में, लेकिन जब ये सिनर्जिक बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड भी ऊपर वाला बना, ठीक है, तब क्या हुआ, तब एक तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया जी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड की एनर्जी बढ़ी, उसके साथ में बॉन्ड लेंथ जो है ना वो कम हो गई, बॉन्ड लेंथ जो वो कम हो जाती है। चलो ये मेटल और कार्बन के बीच में हमने प्रभाव देख लिया। बात करें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रभाव पड़ता है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा इस बॉन्ड से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर जो वो घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घट जाएगा, ठीक बात है। और बॉन्ड एनर्जी भी, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि मेटल पर अधिक नेगेटिव चार्ज होगा, अधिक सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। ये कह रहा है कि मेटल पर जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होगा उतनी अधिक क्या होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग अधिक होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन अपने सामने, CO बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक किसमें होगी वो पूछ रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक किसके अंदर होगी वो आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि MnCO6+, ठीक है, CrCO6+, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल है, ठीक है। VCO6, इस पर मैंने पहले से लगा रखा है, क्या ही बोलूं, चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है जी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी अधिक क्या होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी अधिक सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और जब सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, एक मिनट को, इसके पूछ रहा है अपन को, मेटल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पूछ रहा है ना। तो जब सिनर्जिक बॉन्डिंग जब अधिक होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सबकी बॉन्ड लेंथ जो है ना वो अधिक हो जाती है, ठीक है। और सिनर्जिक बॉन्डिंग अधिक कब होती है, जब आपका नेगेटिव चार्ज होता है मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो यही पूछा अपन को नेगेटिव चार्ज वाला। चलो आगे बढ़ते, VBT खत्म, अगली थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आ जाओ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में इसको CFT कहेंगे, हिंदी में बात करें तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इसको ध्यान से सुनना, समझना बात को। M और L, M क्या यहाँ पर मेटल और L का यहाँ पर लिगेंड के बीच इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत होता है, इतना ध्यान में रखना आपको। एटॉमिक अनायनिक जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं
और न्यूट्रल लिगेंड डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल की समभ्रंश अवस्था, जिसको इंग्लिश में डीजेनरेसी कहेंगे, डीजेनरेसी समाप्त हो जाएगी। क्या मतलब है इन सब बातों का अभी समझाता हूं, ठीक है। काम की अपन को बात ये याद रखनी है, ठीक है। सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल हैं, सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल हैं, उनकी डीजेनरेसी जो वो समाप्त हो जाएगी। क्या मतलब है डीजेनरेसी का, अभी समझाते हैं जी। ये आपकी क्या है, डी सबशेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, ये डी ऑर्बिटल हैं जी। कितने हैं, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, सबको पता है, ठीक। इनको क्या कर रही है एनसीईआरटी की, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। क्या ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं? मतलब क्या डीजेनरेट का मतलब क्या है? डीजेनरेट उनको कहा जाता है जिनका ऊर्जा का मान बराबर होता है। जिन ऑर्बिटल्स का ऊर्जा का मान बराबर होगा उनको डीजेनरेट कहा जाता है। वापस सुनो ध्यान से, जिन भी ऑर्बिटल का ऊर्जा का मान बराबर होगा उनको डीजेनरेट कहेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर ये जो है, ये पांचों जो ऑर्बिटल आपके, इनका जो ऊर्जा का मान है वो बराबर है, सेम एनर्जी लेवल पे है, सेम एनर्जी लेवल पे है, तो इनको क्या कहेंगे, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल कह दिया, ठीक बात है। चलो अब इन 5 ऑर्बिटल है, इनमें पांचों में से कौन कौन क्या है? एक है इनमें DXY, ठीक है। एक है इनमें DYZ, एक है इनमें DZX, ठीक है, 3 हो गए। एक है इनमें DX2Y2, एक है इनमें DZ2। पांचों के नाम आपको पता लग गए, ठीक है। अब इन 5 में से जो 3 ऑर्बिटल हैं वो कहां हैं जी? 3 ऑर्बिटल आपके एक्स पर नहीं होते, मतलब एक्स जो एक्सिस है उस पर नहीं होंगे, ठीक है। 3 आपके जो ऑर्बिटल DXY, DYZ और DZX, DXY, DYZ और DZX, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्स पर मौजूद नहीं होते हैं। वही मैं बात करूं DX2Y2 और DZ2, इनकी ये दो ऑर्बिटल जो हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्स पर मौजूद होते हैं। पता लग गया? चलो अब बात करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और शॉर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, शॉर्ट में इसको CFSC कहेंगे। वापस सुनते से बात करें अपन किसकी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इंग्लिश में इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको CFSE कहेंगे। अरे ठीक बात है क्या? ठीक बात है। CN नंबर अगर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, तब की बात कर रहे हैं वो, है ना। CFSE कब के लिए निकाल रहे हैं, इसको मैं लिख भी देता हूं, CFSE कहेंगे इसको शॉर्ट में, CFSE, ठीक है। देखो ध्यान से, CN नंबर जब 6 हो, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। CN नंबर जब 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेंगे एक्सिस की तरफ, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड होंगे वो मेटल को अप्रोच करेंगे, किसके अंदर, एक्सिस की तरफ अप्रोच करेंगे, किसके, एक्सिस की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करने वाले हैं। ठीक बात है क्या? ठीक बात है भैया। एक्सिस की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। यहां पर देखो, ये देखो एक्सिस की तरफ अप्रोच करेंगे, करके दिखाएंगे, चलो जी। ये देखो जी, अब यहां पर ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देख लेना। ये क्या है, ये वाली जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाली क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाली क्या आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये वाली क्या आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस भी आपको दिख रही है, वाई एक्सिस भी आपको दिख रही है, जेड एक्सिस भी आपको दिख रही है। बीच में क्या है आपका जी, मेटल है। बीच में क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, और बीच में आपका मेटल जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। चलो अब देखो ये क्या कह रहा है कि यहां पर जो लिगेंड होंगे ना, जो लिगेंड होंगे वो सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेंगे, एक्सिस की तरफ ही अप्रोच करेंगे। देखो यहां पर ये जो लिगेंड है वो इस एक्सिस पे जा रहा है और मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस लिगेंड को देखो, ये भी एक्सिस के ऊपर ही है और मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस लिगेंड को देखो, ये भी एक्सिस के ऊपर है और मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये लिगेंड देखो, ये भी एक्सिस पर ही जा रहा है, ये भी एक्सिस पर ही है, ये भी एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो सारे एक्सिस पर हैं, मतलब सारे कैसे ऑर्बिटल आपके एक्सियल ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या एक्सियल ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा आपके रिपल्सन फेस करेंगे, क्योंकि सारा काम यहां पर क्या हो रहा है, लिगेंड जो सारे क्या है एक्सिस की तरफ ही जा रहे हैं, एक्सिस के ऊपर ही जा रहे हैं, एक्सिस के ऊपर ही जा रहे हैं, एक्सिस के ऊपर ही जा रहे हैं। मतलब जो लिगेंड जो है आपके, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, किसको, मेटल को। तो ये जो लिगेंड है ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अरे एक्सिस पर ही तो चल रहे हैं वो, और एक्सिस पर, यहाँ एक्सिस पर जो आपके ऑर्बिटल होंगे तो उनको क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या करेगा, रिपल्शन होगा। अभी देखो एक्सियल जो आपके ऑर्बिटल है DX2 Y2 DZ2, ये जो है ये अधिक प्रतिकर्षण जो है वो फेस करते हैं। अधिक यहाँ पर प्रतिकर्षण अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि ये एक्सिस पर है और एक्सिस पर ही यहाँ पर ये लिगेंड जो है वो क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ठीक बात है। चलो
अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देख लेना, ये मामला जो है इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से। मैं जितना दिखाऊं वहां वहां आप देखते जाना, आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना पहले नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये पहला तीर का निशान क्या बता रहा है जी, ये इधर एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है, ये एनर्जी को दर्शा रहा है। ठीक बात है कि ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, इस चीज को दर्शा रहा है ये, ठीक बात है। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये आपके डी ऑर्बिटल हैं, और ये डी ऑर्बिटल कौन से हैं, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, डीजनरेट का मतलब ये होता है कि जिन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान होती है, बराबर ऊर्जा पर वो होते हैं, बराबर की ऊर्जा पर ये होते हैं, पांचों ये बराबर की ऊर्जा पे हैं, इसलिए क्या कहते हैं 5 डीजनरेट ऑर्बिटल कह देंगे। और ये कंडीशन कब की है, लिगेंड की अनुपस्थिति में है ये कंडीशन, अभी लिगेंड आया नहीं है, ठीक बात है। फिर लिगेंड आया, ठीक है, फिर लिगेंड आया, जब लिगेंड आता है तो इसकी एनर्जी क्या है, बढ़ जाती है। ये जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी, ये देखो यहां पर था, अब इनकी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ गया, और ये 5 डीजनरेट यहां पहुंच गए, ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ा और ये यहां पहुंच गए। ये कंडीशन कब की है, ये भी लिगेंड की उपस्थिति में है। ये पहली वाली की क्या कब की थी, लिगेंड की अनुपस्थिति में थी, लिगेंड यहां पर अब्सेंट था, और अब यहां लिगेंड जो वो आ चुका है, उपस्थिति आ गई है लिगेंड की, ठीक बात है। अब देखो क्या होगा, अभी भी ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या है, अभी भी ये समान ऊर्जा पर है, अभी भी क्या है, ये समान ऊर्जा पर है। डीजनरेट का मतलब समान बराबर की ऊर्जा पे है। तो क्या होगा, जब लिगेंड आ जाएंगे, तब लिगेंड जो वो अप्रोच कर लेंगे, लिगेंड की उपस्थिति हो जाएगी, तब क्या होगा, तब ये दो भागों में टूट जाएंगे। ये 5 ऑर्बिटल जो है वो आपके दो भागों में टूट जाएंगे। कैसे कैसे टूटेंगे, देखो कैसे कैसे टूटेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपके एक्सिस पर हैं, ये जो ऑर्बिटल जो आपके एक्सिस पर, क्योंकि अप्रोच लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस पे ही अप्रोच कर रहे हैं, देखो एक्सिस पे ही अप्रोच करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर जो एक्सिस पे जो आपके ऑर्बिटल होंगे वो ज्यादा प्रतिकर्षण फेस करेंगे, ज्यादा प्रतिकर्षण उनको फेस करना पड़ेगा, तो आपके जो एक्सिस वाले जो है ना, एक्सिस वाले जो है उनकी एनर्जी यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है, वो टूटकर अलग हो जाएंगी। एक्सिस वाले कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो है ये एक्सिस वाले, ये दो टूटेंगे और ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ गई। ऐसे ही आपके जो तीन आपके जो बच गए नॉन एक्सियल जो बच गए आपके, ठीक है, वो आपके तीन नीचे आ जाएंगे, 5 में से 2 ऊपर चले गए, 3 नीचे आ गए। ठीक बात है क्या, ठीक बात है। हुआ क्या था, देखो ध्यान से, अपने पास में 5 ऑर्बिटल थे, 5d जनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है यहाँ पर कि समान बराबर की ऊर्जा पे है। इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति में, लिगेंड की अनुपस्थिति में ये कंडीशन है। लिगेंड जैसे ही अप्रोच करेंगे तो ये एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, अभी भी ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड और अप्रोच करेंगे तो ये टूट जाएंगे। जो एक्सिस वाले हैं 2 वो ऊपर चले गए और जो आपके नॉन एक्सियल है वो नीचे आ गए, ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो यहां से जो ये एक्सियल है 2 हैं, इनको क्या कहेंगे अपन, ईजी कहेंगे। क्या कहेंगे, जो एक्सिस वाले हैं इनको क्या कहेंगे अपन, ईजी कहेंगे। इनका नाम सुन लो, ईजी नाम है इनका। और जो आपका नॉन एक्सियल है इनका नाम क्या है, T2G। ऊपर वाले ईजी, नीचे वाले T2G, ठीक है। ऊपर वाले जो आपके एक्सिस वाले हैं उनको कहेंगे ईजी, और नॉन एक्सियल वालों को क्या कहेंगे, T2G, ठीक बात है। यहां से अपन एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दीजिए अपन का, इस लाइन का नाम क्या है, बैरी सेंटर, कहेंगे इसको बैरी सेंटर नाम दे देंगे, ठीक, दे दिया। चलो अब देखो, ईजी और T2G के बीच की जो आपकी जो दूरी मान लो, ठीक है, ईजी और T2G के बीच की जो डिफरेंस है, जो आपका एनर्जी का जो गैप है, देखो ईजी जो है वो, देखो ईजी की एनर्जी देखो यहां पर है, यहां पर है ईजी, और T2G यहाँ पर, ये बेचारा यहां पर है, ठीक है। तो इनके बीच की जो एनर्जी गैप है ना, उसको क्या कहेंगे अपन, डेल्टा नोट कहेंगे, ठीक है। ईजी और T2G के बीच की जो एनर्जी गैप है उसको क्या कहेंगे अपन, डेल्टा नोट कहेंगे, ठीक बात है। चलो बैरी सेंटर, ये जो हरी लाइन वाले क्या बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर से लेके ईजी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे अपन, प्लस 0.6 डेल्टा नोट है ये, ठीक है, उसको प्लस 3/5 डेल्टा नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बैरी सेंटर से T2G की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, डिस्टेंस नहीं, आपकी जो एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस वो क्या है, -0.4 डेल्टा नोट है, ठीक है। डेल्टा नोट क्या है, मैंने आपको बता दिया वैसे तो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFC यही है, ठीक है। डेल्टा नोट क्या है, यही एनर्जी जो गैप आ रहा है इसी को क्या कहेंगे, CFC यही है, ठीक है। अब देखो यहां तक सारी बातें समझ में आई, कौन कैसे टूटा वो समझ में आ गया। अब CFC जो है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, CFC जो आपको पता लगा डेल्टा नोट होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो तो बताओ भैया हमें। अभी चलो वही सीखेंगे अपन, ठीक है, वही सीखने वाले हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, CFSE इज इक्वल्स टू x इंटू 0 प्लस का 0.6 डेल्टा नोट प्लस y इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नोट प्लस NP। अब कौन क्या है यहां पर वो देख लो, x क्या है यहां पर, Eg में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
यहाँ पर देखो Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अपन x मानेंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे अपन x की जगह रख देंगे। y क्या है यहाँ पर T2g में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, T2g जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी वो अपन y की जगह रख देंगे। n क्या है यहाँ पर जोड़ों की संख्या, कितने यहाँ पर जोड़े बन गए हैं, ठीक है, जोड़े मैंने आपको बताते कपल कितने हो गए, ठीक है, उनकी संख्या अपन n की जगह, और p क्या है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी। अभी करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मेरे पास में कंडीशन क्या है जी D1 की, सबसे पहले मेरे पास कंडीशन है D1 है। अगर D1 का मेरे पास में केस है तो क्या होगा वो देखो ध्यान से। D1 का मेरे पास में अगर केस है तो क्या होगा वो देखो ध्यान से, देख रहे हो, देख रहे हो, चलो D1 अगर है तो इसके अंदर क्या भरा जाएगा, सिर्फ एक ही होगा, अरे एक ही तो भरा जाएगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन तो एक भर दिया मैंने, ठीक है। कोई यहाँ पर जोड़ा है क्या, कोई पेयर नहीं है जी, जीरो पेयर है, कोई जोड़ा नहीं है, पेयर को इंग्लिश में जोड़ा कहते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, जीरो है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर कंडीशन है एसएफएल की, एसएफएल का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, और ये क्या है डब्ल्यूएफएल, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है जी, वो जोड़े बनवा देता है, और वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, वो जोड़े नहीं बनवा पाता, ठीक बात है। हमारे पास में क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है आपका Eg, ये क्या है T2g, ये क्या है Eg, ये क्या है T2g। सबसे पहले आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, ज्यादा एनर्जी वाले में जाएंगे या फिर कम एनर्जी वाले में आना चाहेंगे, ठीक है। मुझे आप एक बात बताऊं, आपके पास में दो रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ता है जहां पर आपको थोड़ी दूर चलने पर ही मंजिल मिल रही है, ठीक है, 1 किलोमीटर बाद में ही आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल रही है, और दूसरा रास्ता आपको 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। कौन सी रास्ता चूज करोगे, 1 किलोमीटर वाला करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, T2g के अंदर सबसे पहले आएगा, तो भर देते हैं जी इसको T2g के अंदर, आ जा भाई, T2g के अंदर आ जा, आ गया बेचारा, हंसते हंसते आ गया, ठीक बात है। ऐसे ही WFL के अंदर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी ये T2g के अंदर आया, WFL है तो भी ये वीक फील्ड लिगेंड है तो भी ये T2g के अंदर ही जाएगा, आ गया T2g के अंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है अपन को, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन अलग तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना। T2g के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, T2g के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, एक इलेक्ट्रॉन है, तो T2g1 लिख देंगे। Eg के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो जीरो लिख देंगे, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। T2g1 Eg0, ये क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही अपन WFL के लिए भी लिख देंगे, ठीक है। T2g के अंदर क्या है, T2g के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और Eg के अंदर क्या है आपका, जीरो इलेक्ट्रॉन है। दोनों का मामला सेम सेम, SFL हो चाहे WFL हो, दोनों के अंदर अभी तो सेम ही आया है, ठीक बात है। अब इसकी क्या निकालनी अपन को, CFSC निकालनी है, ठीक है, CFSC निकालनी है, निकाल देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आ जाओ CFSC निकालते हैं। CFSC का मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि x इंटू प्लस का 0.6, ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, x की वैल्यू क्या है होती है, Eg की जो वैल्यू होती है ना आपकी, Eg के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Eg के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Eg के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो x की जगह रखते हैं। ये देखो मैंने बताया था x क्या होता है, Eg में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर Eg के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है जी, कोई Eg की अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, x की जगह क्या रख दूंगा मैं, जीरो, जीरो इंटू प्लस का 0.6 प्लस 0.6 प्लस क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर y की जगह क्या रखना है मेरे को, T2g के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, T2g के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू क्या कर दूंगा मैं, माइनस का 0.4, ठीक है, प्लस np क्या है यहाँ पर, कितने पेयर है, कितने जोड़े हैं, कोई जोड़ा क्या, अरे एक ये वो सिंगल है बेचारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, जो मेरे पास में CFSC की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 0.4 डेल्टा नोट, डेल्टा नोट, ये मेरे पास में CFSC की वैल्यू आई है। ये CFSC की वैल्यू किसके लिए आई है, SFL के लिए आई है कि WFL के लिए आई है, ये दोनों के लिए आ गई। क्यों आ गई दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि हर बार दोनों के लिए आ जाएगी, नहीं, इस बार ही दोनों के लिए आई है। क्यों, क्योंकि देखो T2g1 Eg0 आ रहा है, यहाँ पर भी T2g1 Eg0 आ रहा है, तो मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान आ रही है, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए CFSC की वैल्यू भी समान ही आएगी, ठीक बात है क्या, ठीक बात है। इस प्रकार से आपको CFSC की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और इसको हार्ड कर लेते हैं, आ जाओ। अगला अपने सामने, अगला है अपने सामने क्या है, डी, ठीक है, अगला अपने सामने D2, D1 का कर लिया, अपने D2 का बात करते हैं। D2 के अंदर क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कर देंगे दो इलेक्ट्रॉन, इधर कोई जोड़ा बनेगा, यहाँ पर जीरो पेयर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे जी, अरे वही 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली बात है, T2g के अंदर आएंगे, ठीक है, तो मैं भर दूंगा इनको, इनको क्या करूंगा मैं,
यहाँ लो जी भर दिए मैंने, दोनों के अंदर भर दिए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, अब होगा क्या, अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सबसे पहले, लिख देंगे जी T2G, एक मिनट थोड़ा सा उधर कर लेते हैं इसको, T2G, T2G कितने हैं, दो हैं, और EG के अंदर जीरो, इसके लिए होगी, WFL के लिए लिख देते हैं, T2G के अंदर दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, EG के अंदर जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की समान आई है, तो CFSE भी समान ही आएगी, CFSE निकाल लेते हैं, CFSE निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x किसको कहते हैं, EG के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, EG तो खाली पड़ा है तो जीरो कर देंगे, जीरो इंटू प्लस का 0.6 प्लस, अब y की जगह क्या लिखते हैं, T2G के अंदर जी इलेक्ट्रॉन की संख्या दो है, तो इंटू माइनस का 0.4, कोई जोड़ा है क्या, नहीं है, तो जीरो कर देंगे, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस 0.8, ठीक बात है, चलो डेल्टा, ये दोनों के लिए CFSE की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों का क्या है वो समान है ना, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है, इसलिए ये वैल्यू आई, दोनों के लिए सेम आई है, वरना अलग अलग आती है। आगे बढ़ते हैं, D3 के लिए बात कर लेते हैं, जो D3 के लिए बात कर लें, सारी बातें करेंगे, D3 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, D3 तीन इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जी, तीन इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे, ठीक है, किसके अंदर भरे जाएंगे, यही EG के T2G के अंदर भरे जाएंगे, वही 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली बात है, इसके अंदर ही भर दूंगा मैं, इसके अंदर ही भर दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लिख देते हैं T2G 3 EG 0, यहाँ पर भी करूंगा मैं T2G 3 EG 0, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान आई है, वही CFSE भी समान ही आएगा, CFSE निकाल देता हूं मैं, x की वैल्यू कितनी क्या होती है, EG के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, EG के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्या, नहीं है जी, जीरो है, तो इंटू क्या करूंगा मैं, प्लस 0.6, और फिर आती है आपकी y की वैल्यू, y की वैल्यू इस बार कितनी है, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन है, तीन माइनस का कितना आ जाएगा 0.4, फिर प्लस, कोई आपके यहाँ पर जोड़ा है क्या, नहीं है, जीरो, क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -1.2, क्योंकि चार चार थी 12, तो -1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है, ये यहाँ पर CFSE की वैल्यू आ जाएगी। अगला करते हैं, अगर D4 हुआ तो, ठीक है, अगर अपने पास में D4 आए तब क्या करना है वो देखो ध्यान से, D4 आए तब आपको थोड़ा सा अलग फील होगा, ध्यान से देखो, D4 के लिए क्या करना है, यहां पर देखो चार थे, चारों को मैंने भर दिया, कोई जीरो पेयर है, कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है। अब चार ये कहां भरे जाएंगे, चार ये कहां भरे जाएंगे, एक मैंने भर दिया, चलो कलर वही लेते हैं, रेड कलर ले ले, एक दो तीन, तीन तो मैंने भर दिए, तीन तो मैंने भर दिए, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, तो क्या मैं EG के अंदर लेके जाऊंगा इसको, चौथे को मैं कहां लेके जाऊं, EG के अंदर लेके जाऊं क्या, नहीं, कहां लेके जाऊंगा, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किस में विश्वास करता है, कपल बनवाने में विश्वास करता है, जोड़े बनवाने में विश्वास करता है, ठीक है, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, इसका जोड़ा बना दूंगा, ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, इसको यहां रख दिया मैंने, ठीक बात है। WFL के अंदर आ जाओ, एक दो तीन, चौथा मैं क्या करूं, जोड़ा बनवा दूं, नहीं जी, WFL जो आपका वीक फील्ड लिगेंड जो है वो जोड़े बनवाने में विश्वास नहीं करता, मैं क्या करूंगा, इसको यहां रख दूंगा। अब देखो इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगी, लिखते हैं जी T2G 4 आ जाएगा, और EG कितना आ जाएगा, यहाँ पर जीरो, WFL के लिए देखें तो T2G कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, और EG कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस बार CFSE की वैल्यू भी अलग अलग अपन को निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं जी CFSE, EG के अंदर कोई है क्या, नहीं है, तो जीरो कर देंगे, इनटू आपका प्लस का 0.6 आ जाएगा, प्लस आपका T2G के अंदर कितने हैं, चार हैं, तो आपका माइनस 0.4, 0.4 आ जाएगा, फिर आपका क्या करना है, कोई जोड़ा है क्या यहाँ पर, जी है जी, कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा है, पहले कितने थे, जीरो, तो अब कितने माइनस पहले कितने थे वो करना अपन को यहाँ पे ना, तो अब है जी एक, अब कितना है, एक, पहले जीरो था, ठीक है, तो ये आ गया अपन को, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं WFL की, WFL के लिए CFSE की वैल्यू इस बार अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आई है, देखो ध्यान से, एक्स में कोई पड़ा है क्या, एक्स में जी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, वन इंटू प्लस का 0.6 प्लस वाई की वैल्यू तीन, 3 इंटू
माइनस का 0.4, ठीक है, और कोई यहाँ पर जोड़ा है क्या, नहीं है, तो प्लस 0 कर देंगे। ठीक बात, इस प्रकार से आपको करना है, CFSE की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, D5 के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करेंगे, D5 के लिए। सेम वही बात है D5 के लिए भी, ठीक है, जैसे अपने D4 के लिए क्या, सेम अपने D5 के लिए भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, D5 अपने पास में, ये देखो D5 अपने पास में 5 इलेक्ट्रॉन अपने भर रखे हैं, कहां जाएंगे ये, T2G के अंदर, ठीक है। चलो लगा देते हैं कलर, कलर 1 2 3, क्या मैं अगले अगले 2 इलेक्ट्रॉन, 3 तो भर दिया मैंने, 5 है, लेकिन मेरे पास में अगले 2 इलेक्ट्रॉन में EG के अंदर लेके जाऊंगा, नहीं, SFL है। SFL क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जोड़े बनवाता है, जोड़े बनवाएंगे, आ जाओ, और ये 5 हो गए, ठीक बात है। चलो अब बात करते हैं T2G की, WFL की, 1 2 3 4 और 5, ये जोड़े बनवाने में साथ नहीं रखता। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो जल्दी जल्दी बस, T2G 5 सॉरी 5 EG 0, यहाँ क्या जाएगा आपका T2G 3 और EG, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आई है, तो इनकी क्या है, आपकी CFSE भी अलग अलग आएगी, निकाल देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CFSE x तो यहाँ पर 0 है, तो इनटू क्या करेंगे अपन, जी माइनस प्लस का 0.6 प्लस y कितना है, यहाँ पर आपको जो है अभी शायद अंधेरा भी दिख सकता है, और थोड़ा सा कट भी दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में लाइट गई है। अगर वो कटेगा तो मैं काट दूंगा, वरना फिर अंधेरा दिखे तो कोई बात नहीं, 2-3 से 5-10 सेकंड का है। चलो कहाँ थे अपन, देखो y की जगह क्या रख देंगे अपन, 5 रख देंगे, ठीक है, रख दिया जी, माइनस 0.4, ठीक है, और यहाँ पर जोड़े कितने हैं, 2 हैं, पहले कितना था 0, तो 2 माइनस 0 कर देंगे, 2 माइनस 0, ये आ जाएगी आपकी CFSE SFL की। अब अपन WFL की अपन क्या निकालते हैं, CFSE निकालते हैं, वो ये जी फॉर्मूला अपना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 है, EG के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो 2 कर देंगे, 2 इंटू प्लस का 0.6 प्लस T2G के अंदर कितने हैं 3, तो माइनस 0.4 कर देंगे, कोई जोड़ा वोड़ा है नहीं, तो प्लस 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी CFSE आ जाएगी WFL के लिए। आगे बात करते हैं D अगर 6 हो, ठीक है, D के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा जी, तो ये अपन D6 भर देंगे, 5 तो अपन ने ऐसे भर दिए और एक अपन ने ऐसा भर दिया, तो यहाँ पर एक क्या है, जोड़ा है, एक पेयर यहाँ पर है, ठीक है। अब ये कहां कहां भरे जाएंगे उनको देख लो जी, 1 2 3 तो मैंने यहां भर दिए, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। ऐसे मैं WFL के अंदर भरूंगा, 1 2 3, ये 4, ये 5, 5 तो हमने ऐसे इसमें भर दिए, छठा कहां जाएगा। अब भाई WFL जोड़े नहीं बनवाता, लेकिन अब कोई चांस ही नहीं है अपने पास में, कोई है ही नहीं, कोई अपने पास में रास्ता ही नहीं है, तो यहाँ पर अपन उसको जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसका अपन पहले वो लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जी, T2G कितना है 6 है यहाँ पर, और EG 0, यहाँ पर T2G कितना है, T2G यहाँ पर है 1 2 3 4, और EG कितना है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आई है, मतलब सीधी सी बात है CFSE भी अलग अलग आएगी, निकाल देते हैं जी CFSE क्या होता है CFSE, ठीक है। x की वैल्यू 0 0 इंटू आप कर दो, 0 इंटू प्लस 0.6 कर दो, ठीक है, प्लस y की वैल्यू 6 इंटू माइनस 0.4, जोड़े कितने हैं 3, पहले कितना था 1, तो 3 माइनस 1 कर दूंगा मैं, ठीक है। अब यहां आ जाओ, CFSE की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू प्लस 0.6 प्लस y की वैल्यू आपके देखिए T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 4 इंटू माइनस 0.4 प्लस कोई जोड़ा वोड़ा है क्या, नहीं है, तो 0, अरे है यार, एक है ना, ये जोड़ा है इस बार, तो 1 माइनस, इधर भी ये पहले 1 था, तो 1 माइनस 1 कर देंगे, ठीक बात है। इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आया क्या, और समझ में आया क्या, है ना। तो इस प्रकार आप CFSE जो है वो निकाल सकते हो। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 2 पॉइंट है अपने पास में, वो 2 पॉइंट क्या कह रहे हैं कि D1 हो, D2 हो, D3 हो, D8 हो, D9 हो, D10 हो, अगर इनमें से आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है D1 D2 D3 D8 D9 D10, तो क्या होगा, WFL और SFL की जो वैल्यू है वो सेम आने वाली है जी। WFL और जो SFL जो है, इनकी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो समान आएगी, और अगर D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, तो WFL और SFL की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आएगी।
अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है, मैंने आपको वो बता दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको कहेंगे भैया, जिसके अंदर डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन होगा उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड किसको कहेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन और हेलोजन होगा उसको वीक फील्ड लिगेंड कहेंगे। लेकिन ये तो अपने तरीका बता दिया, इजी तरीका है ना। लेकिन एनसीईआरटी जो यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है, पूरी एक सीरीज बताती है, ये सीरीज देख लो, ठीक है। आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन, फिर Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, ये सारा आ गया। यहाँ पर H2O से पहले पहले जितने आएंगे ना, H2O से पहले पहले जितने भी आएंगे वो सारे सारे क्या है, WFL है, वो सारे क्या है, WFL। तो इनमें देख लो आप, दिन में देख लो, या तो कोई यहाँ पर आपका हेलोजन होगा या फिर यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन या फिर एस, जो एस है, ये सारे क्या है, डोनर एटम है, ठीक बात है। H2O के बाद में ये जितने भी है ना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इससे पहले सारे के सारे वीक फील्ड, इसके सारे बाद में सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर देख लो नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसमें भी आपका कार्बन आएगा, इसमें आपका नाइट्रोजन है, इसमें आपका कार्बन नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें आपका कार्बन है, इसमें कार्बन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला समझ में आ गया, वही को दर्शाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन डोनर जो होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी, नाइट्रोजन डोनर की, उससे कम ऑक्सीजन की, सबसे कम हेलोजन वाले की। तो वापस दोनों ध्यान से, जो आपकी स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन डोनर की सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजन की उससे कम, ऑक्सीजन की उससे कम और हेलोजन की सबसे कम, ठीक है। अब बात करें सीएफएससी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो आपकी सीएफएससी है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है जी ऑक्सीडेशन नंबर, पहला ऑक्सीडेशन नंबर। सीएफएससी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो आपकी सीएफएससी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो सीएफएससी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देख लो भाई, तो अपने पास में एग्जांपल है, ठीक है। यहां पर इस पे क्या 3+ है, यहां पर इस पे क्या है 2+ है, मतलब यहां पर किसी से मतलब है कि Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, +3, ठीक है, और यहां पर Fe का कितना होगा, +2। ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा, इसका ज्यादा, तो इसका ज्यादा तो सीएफएससी भी इसकी ज्यादा, ठीक है। तो सीएफएससी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो सीएफएससी भी ज्यादा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कारक है वो ज्योमेट्री। अगला कारक क्या है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसकी सीएफएससी जो वो अधिक होगी, टेट्राहेड्रल की कम होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स दे दे आपको और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स दे दे और पूछे आपसे कि इन दोनों में से सीएफएससी किसकी ज्यादा होगी, तो ऑक्टाहेड्रल वाले की ज्यादा होगी। लिगेंड के बारे में बात करें तो लिगेंड में एसएफएल जो लिगेंड होता है इसकी सीएफएससी अधिक होती है, डब्ल्यूएफएल की कम होती है, ठीक बात है। अगला है ट्रांजिशन मेटल सीरीज। तो ट्रांजिशन मेटल सीरीज के अंदर 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। तो इनमें से अधिक सीएफएससी किसकी होगी, 5D की सबसे अधिक, उससे कम 3D की, उससे कम 4D की, उससे कम 3D की। तो 3D की सबसे कम, फिर 4D की उससे ज्यादा, फिर 5D की उससे ज्यादा, ठीक। अब यौगिकों का रंग की बात कर लेते हैं, कलर ऑफ कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ज्यादा इसमें बात करनी नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अपने को ये कंपाउंड दे रखा है जी, इस ध्यान रखना, इस कॉम्प्लेक्स दे रखा अपन को ये TiS2O6, ठीक है 3+। इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान में रखना, इसका रंग आपको ध्यान में रखना, कैसा रंग है इसका जी, वायलेट रंग है। कैसा है, वायलेट कलर का होता है ये, है ना, बैंगनी, ठीक है, वायलेट होता है ये। एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका Ti है वो कौन सी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Ti+3 में, ठीक है। इसका अपन वो करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो AR18 भर दिए अपन ने, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रखे हैं तो क्या बचेगा, 3D1 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जाहिर सी बात है भैया T2G के अंदर जाएगा, ठीक है। तो T2G के अंदर आ गया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा वो ध्यान से सुनो, जब अपन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, कहां है ये, T2G के अंदर है, जब अपन इसको ऊर्जा देंगे, ऊर्जा जब इसको मिलेगी तो ये क्या करेगा, यहां से उछलकर Eg के अंदर चला जाएगा। Eg की एनर्जी ज्यादा है, T2G की एनर्जी कम है, Eg की ज्यादा है। ये T2G के अंदर बैठा था बेचारा, हमने क्या कर दिया, इसको चढ़ा दिया, ठीक है। करते हैं ना कुछ लोग बेचारे बहुत शांत होते हैं लेकिन उसको कई बार वो चढ़ा देते हैं अपन, है ना, कि भाई तेरे तो तू तो यार ऐसे कर सकता, वैसे कर सकता, और वो चढ़ भी जाता है ना, और फिर वो कुछ भी कर लेता है ना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये T2G के अंदर बैठा था, हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी की तो ये उछलकर कहां आ गया, Eg के अंदर चला गया, ठीक है। जब हमने इसको एनर्जी दी तो ये उछलकर कहां चला गया, Eg के अंदर गया। कैसे, एनर्जी दी हमने, इस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो उसको क्या कहेंगे, लैम्डा AB कहेंगे। उस एनर्जी को क्या कहेंगे, लैम्डा AB। लैम्डा AB का मतलब क्या है, लैम्डा AB, AB किसको कर रहा है, एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है उसको क्या लिखेंगे अपन, लैम्डा AB। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उछलकर Eg के अंदर गया, कितनी एनर्जी ली इसने, लैम्डा AB। अब ये उछलकर चला तो गया लेकिन वापस इसको नीचे भी आना पड़ेगा, किसी को अपन एक बार के लिए चढ़ा तो देते हैं लेकिन वो वापस नीचे भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वापस Eg में से नीचे आएगा और जब ये नीचे आएगा तो ये एनर्जी बाहर निकालेगा, जितनी एनर्जी इसने ली थी वो वापस एनर्जी अपनी बाहर निकाल देगा। जो बाहर निकालेगा उसको क्या कहेंगे, डेल्टा EM, डेल्टा इमिशन, यहाँ पर एनर्जी जो है वो इमिट करेगा ये, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पर जो CFSC है जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेमडा AB के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा EM के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अपन एक कलर वाला देख लेते हैं। ये देखो कलर व्हील है, ये ध्यान से देखना। अगर ये लेमडा AB मतलब लेमडा AB का मतलब अगर वॉयलेट कलर की जो आपकी एनर्जी है उसको अगर ये एब्जॉर्ब करेगा, वॉयलेट कलर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, तो अपन को रंग कौन सा दिखाएगा, एब्जॉर्ब अगर वॉयलेट करेगा तो ये अपन को येलो रंग दिखाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब अगर लेमडा AB अगर वॉयलेट है तो लेमडा इमिट कौन सा करेगा, ये येलो करेगा। अगर ये ब्लू रंग की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये ऑरेंज कलर की लाइट को इमिट करेगा। अगर ये रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करेगा। ठीक है बात है। अब बात करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए CFSC, ऑक्टाहेड्रल के लिए अपन देख चुके हैं, टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ही बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक्सिस के बीच से सेंट्रल एटम को अप्रोच करते हैं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हो रहा था, एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रहे थे, यहां पर क्या करेंगे, एक्सिस के बीच से अप्रोच करेंगे, है ना। तो ये देखो ये एक्सिस है आपकी YXZ, ठीक है, और ये देखो लिगेंड इनको बीचों बीच एक्सिस के बीचों बीच क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। वहां पर एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पर एक्सिस के बीच में अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में कौन होंगे, देखो एक्सिस के ऊपर कौन थे, एक्सियल वाले ऑर्बिटल थे, यहाँ पर बीच में कौन होंगे, बीच में आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होंगे। वो कौन से होते हैं आपके DXY DYZ और DZX। तो यहाँ पर इस बार कौन से एक्सियल वाले जो ऑर्बिटल हैं वो अधिक प्रतिकर्षण जो वो फेस करेंगे। ठीक है, उल्टा हो गया। अब देखो ये सेम है, कुछ भी नहीं है, जरा दिमाग लगा नहीं लगाना। ये 5 आपके डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, लिगेंड की अनुपस्थिति में है, ठीक है, तो डीजनरेट मतलब बराबर की ऊर्जा पे है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर लिगेंड की उपस्थिति हुई तो इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, 5 अभी भी ये बराबर की ऊर्जा पे, लेकिन ऊर्जा बढ़ गई है। दोनों टूटेंगे तो 2 टूट के ऊपर चले जाएंगे, 2 नहीं 3, इस बार 3 कक्ष जो है वो 3 कक्षक जो वो टूटकर ऊपर चले जाएंगे। 3 क्यों गए हैं, क्योंकि इस बार क्या है, नॉन एक्सियल वाले जो है उनको प्रतिकर्षण फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लिगेंड जो है वो एक्सिस के बीचों बीच क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो बीचों बीच कौन आएंगे, आपके नॉन एक्सियल आएंगे, तो उनको ज्यादा रिपल्सन होगा, तो वो इस बार ज्यादा ऊपर चले गए, और ये जो है एक्सियल वाले वो नीचे आ गए। ठीक है, वहां पर इनको 3 वाले को क्या कर रहे थे अपन, T2G कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ T2 कहेंगे, जीवी नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, T2। और इसको ईजी कह रहे थे, इसको सिर्फ ई कहेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये जो आपकी एनर्जी गैप है इसको डेल्टा टी बोलेंगे, और यहां से यहां की जो आपकी जो बैरिज सेंटर जो से लेकर इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे, प्लस 0. और इसके बीच की जो एनर्जी गैप उसको 0.4 कहेंगे प्लस, और इसको कहेंगे माइनस 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, और ठीक है, टेट्राहेड्रल में जोड़ियां नहीं बनेंगी, चाहे लिगेंड कोई भी हो, चाहे वो SFL हो चाहे वो WFL हो। अपन SFL के अंदर क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अपन जोड़ियां बना रहे थे ना, यहाँ पर टेट्राहेड्रल के अंदर वो जोड़ियां नहीं बनेंगी। अब बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, हिंदी में इसको समावयवता कहेंगे, और ये मेरे को नाम बोलना नहीं आता है, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कर करी है मैंने, लेकिन फिर भी मुझे बोलना नहीं आता ये नाम। ठीक है, तो ये जो मेरे को बोलना नहीं आता ये हिंदी में इसको ये कहते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स जो आपको दिए जाएंगे उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका आणविक सूत्र समान होगा, लेकिन उनके रासायनिक और भौतिक गुण जो वो भिन्न होंगे। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, आपको क्या दे दिए, 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, और आप देखोगे उनके मोलिकुलर फॉर्मूला जो है दोनों के समान है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। वही क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। पहला अपने सामने स्ट्रक्चरल आइसोमर, पहला कौन सा अपने पास में, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, एक अपने पास में स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ेंगे, इसको हिंदी में संरचनात्मक, वो मेरे को बोलना नहीं आता वो वाला। ठीक है, और दूसरा अपने पास में स्टीरियो आइसोमर, त्रिविम समावयवता। ठीक है, जो भी मैंने बोला पता नहीं मैंने क्या बोला। ठीक है, चलो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर अपन कौन कौन सा पढ़ेंगे, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ऐसे अपन स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर कौन कौन सा पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ज्यादा ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर सबसे पहला अपन करेंगे हाइड्रेट आइसोमरिज्म। देखो ध्यान से, तो हिंदी वाले नाम बता देता हूं। हाइड्रेट को कहेंगे हिंदी में विलायक योजन, ठीक है, लिंकेज को कहेंगे बंधनी, ठीक है, आयनाइजेशन को कहेंगे आयनन, और कोऑर्डिनेशन को कहेंगे उपसंयोजन। हाइड्रेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या होता है, जब जल जो है वो लिगेंड और विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। जब जल जो है आपका H2O जो है वो लिगेंड की तरह भी काम करे और विलायक की तरह भी काम करे, उसको कहते हैं अपन हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जब जल जो है वो आपका लिगेंड की तरह भी काम करता हुआ दिखाई दे और विलायक की तरह भी काम करता हुआ दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे अपन, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जैसे अपने पास में एग्जांपल है, ये देखो भाई, यहां पर देखो H2O जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, लिगेंड की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहां आप देखिए, यहां पर जो है H2O वो लिगेंड की तरह काम भी कर रहा है
और विलायक की तरह भी काम कर रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर आपका हाइड्रेट आइसोमरिज्म। क्या है ये? हाइड्रेट आइसोमरिज्म है। तो दोनों के आपको देख लो, दोनों के आप वो देख लो, आपकी जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो समान है, एक सीआर दोनों में सीआर बराबर है, ठीक है। H2 कितना है यहाँ पर? 6 H2 है, यहाँ पर 5 H2 ये हो गए और एक H2 ये हो गया, 6 H2 है। Cl कितने यहाँ पर? 3 है, तो यहाँ पर भी कितने? 2 Cl ये रहे और एक Cl ये अंदर रहा, तो बराबर है, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर है, लेकिन इनकी दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, ठीक है। अगला आइसोमरिज्म अपने पास में लिंकेज आइसोमरिज्म। क्या है जी? ये एम्बीबाइडेंटेड जो लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेड जो लिगेंड, एम्बीबाइडेंटेड बोलो, एम्बीडेंटेड जो लिगेंड होते हैं वो इनके अंदर आते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके पास डोनेट करने की दो जगह होती है, ऐसे लिगेंड जिनके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह दो होती है लेकिन करते वो एक ही जगह से हैं, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो जगह होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लेकिन वो करते एक ही जगह से, उनको क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, देखो ध्यान से, ये अपने पास में CONH3NO2, ठीक है। अब ये NO2 जो है वो दो जगह से कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एम्बीडेंटेड है, ठीक है। लेकिन करेगा ये यहाँ पर किसमें किससे करेगा? नाइट्रोजन एक ही जगह से करेगा। एक अपने पास में ये है, एक अपने पास में ये है। इस बार ये नाइट्रोजन नहीं कर रहा, इस बार ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का समान है, ठीक है, दोनों का सेम है, लेकिन इनकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर CN है जी, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ पर कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी करेगा, लेकिन इसमें कौन करेगा? कार्बन, जो पहले होगा वो करेगा, ठीक है। और इस वाले में देखो NC, CN को उल्टा कर दिया NC, तो यहाँ पर नाइट्रोजन करेगा, ठीक है। तो ये क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, लिंकेज आइसोमरिज्म। अगला देखो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये अलग अलग काउंटर आयन उपस्थित होंगे, यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग काउंटर आयन उपस्थित होंगे, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होगा लेकिन काउंटर आयन अलग अलग होगा। देखो ध्यान से, CrH2O4 Cl2Br, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? CrH2O4 Clbr है, Cr है, बराबर चल रहा है काम। H2 कितने? 4 H2 है, एक Cl, सो 2 Cl, यहाँ पर भी एक 2 Cl, ठीक है, एक Br, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस कहां है? देखो यहाँ पर Br है काउंटर आयन, यहाँ पर Cl है, अलग अलग काउंटर आयन है, तो क्या है? ये आपका आयनेशन आइसोमरिज्म है। अगला कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये क्या होता है? देखो ध्यान से, एनायन और केटाइन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, एनायन और केटाइन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, लिगेंड या सेंट्रल एटम जो है वो एक्सचेंज होगा, लिगेंड या फिर सेंट्रल एटम जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, CONH3 6 CrCl2 एक कॉम्प्लेक्स अपने पास में ये है, CONH3 5 Cl CrCl2 NH3। देखो दोनों का आप देख लो ध्यान से, दोनों के अंदर जो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर लिगेंड जो एक्सचेंज हो चुके हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर NH3 6 था, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका NH3 5 और एक Cl जो है वो अंदर आ गया, ठीक है, और CrNH3 ये बाहर चला गया, तो यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज हो गया, तो ये क्या आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होता है। अब बात करते हैं अपन स्टीरियो आइसोमरिज्म पे चलते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर सबसे पहले बात करेंगे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसको शॉर्ट में अपन GI कहेंगे। क्या कहेंगे? GI, ठीक। क्या होता है? ध्यान से देखना भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो किस पर निर्भर करता है? दूरी और एंगल पर आधारित होता है। ये किस पर? दूरी और एंगल पर आधारित होगा, ठीक है। अब अपन यहां पर एम वर्ड यूज करेंगे, एम लेटर यूज करेंगे। एम का मतलब क्या होगा? मेटल। एम का मतलब क्या होगा? मेटल होगा। और ABCDEF जो यूज करेंगे ये क्या है? लिगेंड को दर्शाएंगे। एम किसको दर्शाएगा? मेटल को दर्शाएगा। ABCDEF यूज करेंगे, ये लिगेंड को दर्शाएंगे। यहां पर डबल ए दे रखा है, डबल ए का मतलब क्या है भैया? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। डबल ए जहां पर आपको दिखाई दे मतलब क्या है? ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। भैया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? बाइडेंटेड तो हम समझते हैं कि ऐसा लिगेंड जो जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, उसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिमेट्रिकल का मतलब होता है डोनर एटम सेम है। जब डोनर एटम सेम होगा, ठीक है, दो आपके बाइडेंटेड लिगेंड होंगे और वो दोनों सेम होंगे तो उसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। यहां पर AB किसको दर्शा रहा है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। दो बाइडेंटेड लिगेंड तो हैं लेकिन वो दोनों क्या है? अलग अलग हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको? अनसिमेट्रिकल। तो दोनों एटम, जो डोनर एटम है वो अलग अलग होंगे। चलो अब अपन कंडीशन पे आते हैं। MA4 अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, अब M की जगह अपन कोई भी अपन मेटल रख सकते हैं और A की जगह कोई भी अपन लिगेंड रख सकते हैं, बस बन जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स। चलो कंडीशन देखते हैं। MA4 अगर आपको दे दिया जाए तो क्या बनेगा? ये M बीच में आ गया, लिगेंड चारों तरफ होंगे, बिल्कुल चारों तरफ होंगे, ये अपने पास में इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा? मुझे आप बताओ। नहीं होगा जी, सामने लिख भी रखा है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैं इस ए को उठाकर चाहे यहां रख दूं, चाहे मैं यहां रख दूं, चाहे मैं यहां रख दूं, कहीं भी रख दूं, चारों ए ही हैं, चारों ए ही हैं, तो कोई नई चीज नहीं बनने वाली, ठीक है। इससे संरचना से मैं कोई नई संरचना बना सकता हूं क्या? चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इससे कोई नई संरचना नहीं बन सकती, ठीक है। कोई नया आइसोमर बन ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ए है, तो मैं इस ए को उठाकर यहां रख दूं, चाहे यहां रख दूं, कुछ भी रख दूं, ए है तो यही वो, ठीक है। चलो अगला अपने पास में MA3B।
ठीक है, तीन यहाँ पर लिगेंड सेम है, एक लिगेंड अपने डिफरेंट कर दिया, तीन ए है और एक बी है। एम तो अपना बीच में आ जाएगा, एक मैंने ए यहाँ लगा दिया, एक ए यहाँ लगा दिया, एक ए यहाँ लगा दिया, एक बी यहाँ लगा दिया। अब किससे इससे मैं क्या आइसोमर बना सकता हूं नया? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? इस बी को जब मैं यहां उठाकर लगाऊंगा तो भी इसके पास में ए ही रहने वाला है, और यहां तो भी इसके पास में ए ही है। ठीक बात है, तो मैं इस बी को कहीं भी उठाकर रख दूं, बात तो एक ही होने वाली है। और मैं इस बी को उठाकर यहां रख दूं, एक ही बात होगी ना, वो तो साइड में ए ही रहेंगे दोनों। इसको यहां उठाकर रख दूं तो यहां पर ए आ जाएगा, दोनों साइड में ए ही है, कोई अलग बात हुई नहीं हुई, तो यहां पर भी जीआई नहीं होगी। अगला देखो Ma2B2, यहां पर जीआई होगी। देखो ध्यान से, मेरे पास में एम एम है, एक दो ए है और दो बी है। ठीक बात है, ठीक ठीक। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो जीआई जो वो एंगल और आपके दूरी पर निर्भर करता है। तो यहां पर एंगल जो है वो कितना आ रहा है जी, बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। क्या मैं इससे एक नई संरचना बना सकता हूं? क्या बना सकते हैं भैया, कैसे बना सकते हैं? इस बी को उठाकर आप यहां लगा दो, इस बी को उठाकर या फिर इस बी को उठाकर आप यहां लगा दोगे ना, तो ये जो है एक नई संरचना बनेगी। देखो अभी ये लगा के दिखाते हैं। इस बी को उठाकर मैं यहां लगा दूंगा, देखो इस बी को मैंने यहां था ये पहले बी, इसको मैंने उठाकर यहां लगाया, तो अब जो है पहले 90 डिग्री थी दोनों बी के बीच में डिस्टेंस एंगल, अब कितना हो गया? वो 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहां पर जीआई होगा। ठीक है, और ये क्या है आपका, दोनों एक साइड में तो सिस होगा, और दोनों ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस बोलेंगे। दोनों एक साइड में होते हैं तो दोनों सिस बोलते हैं, और दोनों ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस बोलेंगे। अगला देखो Ma2BC, अगर ये सर आपको मिल जाए, ठीक है, मतलब दो आपके लिगेंड समान हैं और दो लिगेंड अलग अलग हैं, तो देखो एम को मैंने यहां रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, ए और ए। ठीक है, यहां पर ए दोनों ए के बीच में कितनी डिस्टेंस, कितना एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है, और अगर मैं इस ए को उठाकर सी की जगह रख दूं, अगर मैं इस ए को उठाकर सी की जगह रख दूं तो नई संरचना बन जाएगी। बिल्कुल भैया बन जाएगी। तो यहां पर देखो एम है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए को रख दिया मैंने, पहले 90 डिग्री का एंगल था, अब 180 डिग्री का एंगल हो गया किसके अंदर? दोनों ए के बीच में। तो जो ये क्या है, दोनों अपोजिट साइड में तो वो ट्रांस होता है, दोनों सेम सेम साइड में तो वो सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीआई होगी। अगला है मेरे पास में एक मेरे पास में मेटल है और चार मेरे पास में लिगेंड है, जो चारों क्या अलग अलग है, ABCD मतलब चारों ही क्या लिगेंड अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या एम, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। क्या मैं इससे अलग अलग बना सकता हूं? क्या बना सकता हूं, कैसे? एक बार मैं क्या करूंगा, इस डी को यहां से उठाकर मैं यहां रख दूंगा। ठीक है, इस डी को मैं उठाकर, अभी देखो अभी डी के पास में कौन कौन है? बी है और सी है। अभी डी के पास में कौन है? पड़ोसी कौन है? बी है और सी है। अगर मैं इस डी को उठाकर यहां से यहां ले आऊं, अगर मैं इस डी को उठाकर यहां से यहां ले आऊं तो इसके पड़ोसी कौन बन जाएंगे? ए और सी। ठीक है, पहले बी और सी थे, अब ए और सी हो गए। नई संरचना बनी या नहीं बनी? बन गई। ठीक है, अगला देखो, अगर मैं इस डी को उठाकर, अब इसके पड़ोसी कौन है? ए और सी हैं। अगर मैं इस डी को उठाकर यहां ले आऊं तो क्या होगा? तो इस डी को मैं उठाकर यहां ले आया तो इसके पड़ोसी कौन बन गए? ए बन गया और बी बन गया। तो तीन अलग अलग जीआई बन सकती हैं यहाँ पर। अगला देखो, एम ए, दो ए है मेरे पास में और दो बाइडेंटेड लिगेंड है मेरे पास में। ठीक है, दो ए डबल ए साथ में है, बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। ठीक है, ये एम है, ठीक है, मेटल है, और यहाँ पर एक ए मैंने यहाँ लगा दिया, ए ए ए ए, और ये बाइडेंटेड है। ठीक है, यहाँ पर कोई जीआई हो सकती है? नहीं हो सकती। इनको मैं उठाकर कहीं रख लूंगा, यार सारे ए हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीआई नहीं होगी। Ma2B मतलब दो बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, वो देखो यहाँ पर एम है, यहाँ पर ए ए और यहाँ पर बी। ठीक बात है, यहाँ पर दोनों ए के बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पर अगर मैं इस ए को उठाकर यहां रख दूं तो क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दोनों अपोजिट साइड में तो ट्रांस बनेगा और दोनों एक साइड में तो सिस बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, फिर मेरे पास में Ma6, मेरे पास में क्या है? Ma6। अब इस बार 6 आ गए, इतनी देर मैंने 4 से बात कर रहे थे तो टेट्राहेड्रल की बात हो रही थी, अब क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये देखो ऑक्टाहेड्रल बन गया। एम, एक ए यहाँ पर, 2 3 4 5 6, ऑक्टाहेड्रल बना दिया अपन ने। यहाँ पर जीआई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भैया, सारे ए हैं। ठीक है, कितनी इस ए को मैं उठाकर यहाँ रख दूं, कहाँ रख दूं, कहीं भी रख दूं, सारा बनाएगा तो एक ही संरचना से बात रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो जीआई यहाँ पर नहीं होगी। अगला देखो, अगला है मेरे पास में Ma5B। ठीक है, 5 मैंने ए रखे हैं, एक मैंने बी रख दिया। यहाँ पर एम है जी, ठीक है, एक मैंने बी का रखा, बाकी सारे ए हैं। अब इस बी को मैं उठाकर, अब इसका पड़ोसी कौन है? ए है। इस बी का पड़ोसी दो है, एक ए है, ये ए है। अब इसको मैं उठाकर अगर यहाँ रखूंगा ना तो भी इसके पड़ोसी ए ही रहने वाले हैं। कोई बात नहीं हुई क्या? कोई बात नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जीआई नहीं होगी। अगला है Ma4B2, यहाँ पर जीआई होगी क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पर एम है, एक एम है, दो बी है, ये देखो बी है। ठीक है, और बाकी चार आपके ए हैं। यहाँ पर दोनों बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर मैं इसको, इस बी को उठाकर यहां रख दूं, ठीक है, इस दोनों बी को एक दूसरे के ऑपोजिट ले आऊं तो 180 डिग्री का हो जाएगा। ऑपोजिट तो ट्रांस है और दोनों एक साइड में तो सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जीआई होगी। बढ़ते हैं, Ma3 अगर B3 है, मतलब 3 बी हैं और 2 ए है, 3 ए हैं,
तो क्या होगा, एक m है तो 3 मैंने a लगा दिए, इधर ये मैंने b लगा दिए, ये इधर 2a है, इधर मैंने ये 2b यहाँ रखी, एक b। यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं होता, ये संरचना ध्यान में रखना, Ma3 वाली B3 वाली ध्यान में रख लेना, यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं होगा, यहाँ पर फेक मर बनेंगे। ये वाला जो होगा वो उसको फेक कहेंगे, इसको मर कहेंगे, ठीक, बस इतना ध्यान रखना आपको। यहाँ पर अपन इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अपना जो चैप्टर है वो 2 भागों में अपन ने करवाया है, ठीक है। और अगला जो अपन वो करेंगे IUPAC को 1 शॉट में ही करेंगे, ठीक है। ये जो आपको समझ में आया या नहीं आया वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और ये जो आपको नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाता है, तो डाउनलोड करके देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले 1 शॉट लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।